हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो बच्चों, इस चैप्टर से एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 7 सालों में, उनको हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपने आज के सेशन की पहली प्रॉब्लम की ओर, जो कि हमसे पूछी गई थी इन नीट 2017 एंड द क्वेश्चन सेज द फाइनल प्रूफ for DNA as a genetic material came from the experiments of। तो बच्चों, हमें बताना है कि जो फाइनल प्रूफ था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, वो इनमें से किन साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट से आपको मिला था। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए ग्रिफिथ, ऑप्शन बी हरगोबिंद खुराना, ऑप्शन सी एवरी मैक्लिओड एंड मैकार्टे, या फिर ऑप्शन डी हर्शी एंड चेज। सो आई नो दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आप सभी को इसका आंसर पता है। हमने टॉपिक पढ़ा भी था ना, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। तो हमने देखा था कि फाइनल जो प्रूफ था that came from the experiments of Hershey and Chase। I hope you remember Hershey and Chase का एक्सपेरिमेंट याद है, वो रेडियो एक्टिविटी वाला एक्सपेरिमेंट जो कि उन्होंने परफॉर्म किया था ऑन ई कोलाई यूजिंग दी बैक्टीरियोफाजेस। आई होप आपको याद होगा, बैक्टीरियोफाजेस वो वायरसेस हैं जो कि बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं। सो उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उन्होंने बताया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन्स नहीं, राइट। इसीलिए द करेक्ट आंसर ओवर हियर वुड बी ऑप्शन डी हर्शी एंड चेज। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 2 की ओर। The question says if there are 999 bases in an RNA that codes for a protein with 333 amino acids and the base at position 901 is deleted such that the length of the RNA becomes 998 bases, how many codons will be altered। ठीक है बच्चों, तो देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए। देखो, अगर नहीं भी समझ आया तो पहले क्वेश्चन समझा दूं। आपको बोला जा रहा है, सिंपली बोला जा रहा है कि आपके पास एक आरएनए है जिसके पास 999 बेसेस हैं, क्लियर। और ये 999 बेसेस कोड कर रहे हैं फॉर 333 अमाइनो एसिड्स। और ये तो ऑब्वियस भी है, बिकॉज यू नो वेरी वेल जो जेनेटिक कोड होता है, जेनेटिक कोड इट इज ट्रिपलेट इन नेचर, यानी कि वो ट्रिपल कोडॉन को फॉलो करता है। कैसे? दैट मीन्स देखो, अगर आप लॉजिकली भी लगा रहे होगे ना, आपके पास 999 बेसेस हैं जो कि 333 अमाइनो एसिड्स कोड कर रहे हैं। अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि हर 3 जो बेसेस हैं ऑन दी एमआरएनए दे विल कोड फॉर 1 अमाइनो एसिड। ठीक है, तो ये जो 3 बेसेस एक साथ एक्ट कर रहे हैं टुगेदर टू कोड फॉर 1 अमाइनो एसिड, इनको हम बुलाते हैं 1 कोडॉन। ठीक है, सो 3 नाइट्रोजनस बेसेस और 3 न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली आर कॉल्ड टुगेदर कॉल्ड दी कोडॉन। तो इसका मतलब वो एमआरएनए पे जो भी 3 नाइट्रोजनस बेसेस या न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उनको हमें एक कोडॉन बुलाएंगे। क्लियर इतनी बात? ओके। अब हमसे बोला जा रहा है कि इन टोटल इन 999 बेसेस में से अगर 901st वाली पोजीशन पे जो बेस प्रेजेंट था अगर वो डिलीट हो जाए तो कितने कोडॉन्स जो है वो ऑल्टर हो जाएंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे पास 1, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 333 या फिर ऑप्शन डी 33। क्लियर? देखो, अब यहां पर इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वी हैव 999 बेसिस। ठीक है, ओके। अब आपको पता है ये जो 999 बेसिस हैं उनमें डिलीशन कहां हुआ है? एट 901st पोजीशन। क्लियर ना? 901st पोजीशन, यानी कि 901st पोजीशन पे आने से पहले रिमेनिंग जो 900 आपके बेसिस है वो तो अनऑल्टर्ड है, वो तो बिल्कुल नहीं चेंज हुए, वो तो नॉर्मल है, राइट। एग्जैक्टली वैसे के वैसे हैं जैसे कि वो पहले थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इसको डिवाइड कर दें इस तरीके से, इस 999 के नंबर को डिवाइड कर लें 2 तरीके से, तो हमारे पास 2 कंडीशन है। हम पहले तो उस पॉइंट को लेने वाले हैं यानी कि जहां पर डिलीशन हुआ है, दैट इज 901st पोजीशन। तो उससे पहले वाले जितने भी आपके न्यूक्लियोटाइड्स या फिर नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो कितने होंगे इन नंबर? 900 ओनली, राइट। तो 901st से पहले वाले यानी कि रिमेनिंग स्टार्टिंग के जो 900 आपके नाइट्रोजनस बेसिस है दे आर अनऑल्टर्ड। अब आपको पता है ये टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या बेसिस हैं, ये बेसिस हैं। क्लियर है ना? अब आपको मैंने अभी बताया कि यहां पर जेनेटिक कोड जो है वो फॉलो करता है ट्रिपल कोडॉन को। इसका मतलब यस, एवरी 3 बेस विल बी एक्टिंग एज 1 कोडॉन
जो कि एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा। तो इसका मतलब यहां पर अगर हम इस 900 बेसिस को 3 से डिवाइड कर लें, तो अगर हम इसको ऐसे 3 से डिवाइड कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा? ऑब्वियसली 300 कोडॉन्स, और हर एक कोडॉन जो है वो एक अमाइनो एसिड कोड करता है। तो इसका मतलब ये जो 300 कोडॉन्स हैं वो 300 अमाइनो एसिड्स को कोड करेंगे। क्लियर? अब देखो यहां तक की कंडीशन तो नॉर्मल वाली थी, जहां तक डिलीशन हुआ नहीं था। डिलीशन हुआ है 901st पोजीशन पे, तो बाकी के जितने भी रिमेनिंग अमाइनो एसिड थे कितने होने चाहिए थे टोटल? अगर 999 में से 900 नॉर्मल है तो यहां पर 99 आपके रिमेनिंग वाले होने चाहिए थे। बट प्रॉब्लम क्या हुई? 99 में से एक अमाइनो एसिड जो कि 901st पोजीशन पे था वो ऑल्टर हो गया, यानी कि वो डिलीट हो गया बेसिकली यहां पर। तो ये कितने आपके पास बेसिस बचे? यस, 98 बेसिस। तो एक्चुअली में जो 99 आपके बेसिस थे उनमें, उनके कोडॉन्स में यहां पर डिफरेंस आने वाला है। द रीजन बीइंग, ये जो 99 बेसिस थे वो टोटली कितने कोडॉन्स फॉर्म कर रहे होते अगर ये नॉर्मल होते? तो 99 को हम 3 से डिवाइड करते तो 33 जो कोडॉन्स होते वो फॉर्म होते अगर नॉर्मल कंडीशन होती। बेसिकली अगर हम 99 को 3 से डिवाइड कर लेते ना तो हमारे पास 33 कोडॉन्स फॉर्म होने चाहिए थे, जो कि कोड करते फॉर 33 अमाइनो एसिड्स को। बट द प्रॉब्लम हैज बीन कि यहां पर एक जो आपका बेस था वो डिलीट हो गया। तो इसका मतलब ये जो 33 कोडॉन्स है ना, वो उनका जो सीक्वेंस होगा वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएगा। द रीजन बीइंग, हमने पढ़ा है जेनेटिक कोडॉन जो है या जेनेटिक कोड जो है वो कैसा है? कॉमालेस, मतलब बीच में कोई गैप नहीं आता है, राइट? तो इसका मतलब जो फ्रेम है वो शिफ्ट होता जाएगा, हमेशा एक न्यूक्लियोटाइड पीछे आता जाएगा। इस तरीके से जो आगे के 33 कोडॉन्स थे वो यहां पर अफेक्टेड हो जाएंगे। तो यहां पर अफेक्ट किस पे आने को मिलेगा आपको? 33 कोडॉन्स पे, क्योंकि 98 जो है वो अगेन 3 से पूरी तरह से डिवाइड भी नहीं हो पाएगा। तो जो लास्ट वाला आपका कोडॉन होगा वो ट्रिपलेट नहीं होगा, वो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, बिकॉज वहां पे सिर्फ 2 ही आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होंगे। क्लियर है ना इतनी बात? तो यानी कि 900 के बाद वाले जितने भी बेसिस हैं वो यहां पर अफेक्ट होने वाले हैं ड्यू टू फ्रेम शिफ्टिंग। क्लियर? और वो जो कितने नंबर ऑफ आपके बेसिस थे आफ्टर 900, दैट वर 99, और 99 को अगर हम डिवाइड करेंगे 3 से तो हमें नंबर ऑफ कोडॉन्स अफेक्टेड या फिर ऑल्टर्ड नजर आएंगे, एंड वो नंबर कितना आएगा? 99 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज यस 33। सो द करेक्ट आंसर इन दिस केस वुड बी ऑप्शन डी 33। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 3। द क्वेश्चन सेज स्प्लाइसियोसोम्स आर नॉट फाउंड इन सेल्स ऑफ। तो हमसे बोला जा रहा है भाई कि स्प्लाइसियोसोम्स आपको इनमें से किस ऑर्गेनिज्म के सेल्स में नहीं देखने को मिलते हैं? इजी वन अगेन। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी प्लांट्स, ऑप्शन सी एनिमल्स, या ऑप्शन डी फंजाई। तो आपको बताना है कि आपको इनमें से किस ऑर्गेनिज्म के सेल में स्प्लाइसियोसोम्स नहीं देखने को मिलते हैं। तो याद कीजिए मैंने आपको बोला था स्प्लाइसियोसोम्स जो हैं वो आपको प्रीडोमिनेंटली देखने को मिलते हैं इन यूकैरियोटिक सेल्स। रीजन बीइंग क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स के जो जीन्स हैं उनमें कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे में वहां पर इंट्रॉन्स के रिमूवल के लिए आपको स्प्लाइसियोसोम्स कॉम्प्लेक्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको जो भी यूकैरियोटिक सेल्स है वहां पर हमेशा स्प्लाइसियोसोम्स देखने को मिलेंगे। तो यहां पर यूकैरियोटिक सेल्स कौन कौन से हैं? प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। इसका मतलब ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर वुड बी बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है जहां पर सिर्फ कोडिंग रीजन्स ही प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको याद होगा ये सारी चीजें। अगर नहीं याद है तो जल्दी से मैं आपको यहां पर एक बार रिकॉल करवा देता हूं। तो आप सभी को याद होगा, जो कि देखिए यहां पर नॉर्मली आपको पता है कि जब भी ट्रांसक्रिप्शन के बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल हमने मॉडिफिकेशन देखी थी ना, एक एमआरएनए जब सिंथेसाइज होता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते थे आपको पता है। जब एक एमआरएनए बनता है, देखो यहां पर जो स्टार्टिंग में एक एमआरएनए सिंथेसाइज होगा वो एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है ना, और वो एक हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए कहलाता है, एचएनआरएनए। एचएनआरएनए की क्या खासियत है? उसमें आपको कोडिंग एज वेल एज नॉन कोडिंग रीजन्स दोनों मिलते हैं। तो लेट अस ट्राई टू मेक दैट। तो यहां पर मैंने एक एमआरएनए ड्रॉ करना है, और लेट सपोज जो भी ये शेडेड रीजन्स मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ऑल दीज शेडेड रीजन्स आर रिप्रेजेंटिंग द कोडिंग रीजन्स, और इन कोडिंग रीजन्स को हम बुलाते हैं एक्सॉन्स। क्या बुलाते हैं हम? एक्सॉन्स। क्लियर? और जितने भी नॉन कोडिंग रीजन्स हैं, इन नॉन कोडिंग रीजन्स को या फिर जो अनशेडेड पोर्शन है इनको हम बुलाते हैं दी इंट्रॉन्स। इतनी बात क्लियर है? ओके अब देखो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कैसे होता था। सबसे पहले आपको 5 प्राइम एंड पे ऑफ द एमआरएनए
इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट के या फिर एचएनआरएनए के 5 प्राइम एंड पे, ये वाला 5 प्राइम एंड मान लेते हैं, आपको एक कैपिंग होती हुई मिलेगी। और कैपिंग होती है एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड से, जो कि कैसा है, देखिए उसका नाम हमने कैसे रखा था, इट वाज 7-methyl guanosine ट्राइफॉस्फेट। 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं इसके पास, क्लियर। तो इट इज 7-methyl guanosine ट्राइफॉस्फेट एट द 5 प्राइम एंड ऑफ द एचएनआरएनए। और जो इसका 3 प्राइम एंड था, जिसको कि हम टेल एंड कहते हैं, इधर पर आप देखोगे देयर इज गोइंग टू बी एडिशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। और जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड यहां पर ऐड होने वाला है दैट इज एडिनाइलेट, है ना। तो यहां पर क्या होने वाला है, देखो यहां पर मल्टीपल एडेनिन नाइट्रोजनस बेसिस अप टू नंबर 200 तक प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं टेलिंग। इस तरीके से ये प्रोसेस अगर करती थी। तो ये आपके पास एक मैच्योर एचएनआरएनए बना। क्या बना ये? एक मैच्योर एचएनआरएनए, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, क्लियर। अब देखो ये जो मैच्योर एचएनआरएनए है, ये अंडरगो करेगा स्प्लाइसिंग की प्रोसेस। क्या अंडरगो करेगा? स्प्लाइसिंग। अब स्प्लाइसिंग मतलब द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स की प्रोसेस, और इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है इन स्प्लाइसियोसोम्स कॉम्प्लेक्स की, क्लियर। बट याद रखिएगा बैक्टीरिया के केस में आपको ये इंट्रॉन्स मिलते ही नहीं है। जब इंट्रॉन्स है ही नहीं तो स्प्लाइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, और जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स वहां पर नहीं होंगे बैक्टीरिया के केस में, क्लियर। बट हम बात कर रहे हैं यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स में आपको स्प्लाइसिंग रिक्वायर्ड है, द रीजन बीइंग इंट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो क्या होगा, जब मैच्योर एचएनआरएनए की स्प्लाइसिंग अकर करेगी विद द हेल्प ऑफ दीज स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स, तो फाइनली आपको एक मैच्योर आरएनए मिलेगा जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होंगे? दी एक्सॉन्स। तो यहां पर देखिए ये सारे के सारे एक्सॉन्स जो हैं वो ज्वाइन हो जाएंगे, ओके। सारे इंट्रॉन्स का रिमूवल हो जाएगा, सारे जितने भी एक्सॉन्स हैं दे विल बी जॉइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ आरएनए लाइगेज एंजाइम। और आपको यहां पर अगेन 7-methyl guanosine ट्राइफॉस्फेट की कैपिंग मिलेगी, ओके, एट दी 5 प्राइम एंड, एंड यहां पर एट दी 3 प्राइम एंड आपको मिलेगी पॉली एडेनाइलेट कंडीशन, ठीक है। तो यहां पर पॉली एडेनाइलेट कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी एट दी 3 प्राइम एंड, और इसको हम टेलिंग बुलाएंगे। और ये सारे के सारे एक्सॉन्स जो हैं दे आर गोइंग टू बी जॉइंड टुगेदर। सो आई होप आपको स्प्लाइसियोसोम का क्या जो फंक्शनिंग थी वो आपको समझ आई होगी। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियो में, बट फॉर आवर कन्वीनियंस टू अंडरस्टैंड कि स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोकैरियोट्स में क्यों नहीं होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वहां पर उनके आरएनए में आपको कोई भी इंट्रॉन्स की प्रेजेंस नहीं नजर आती है, जिसके लिए कोई स्प्लाइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसलिए उनके पास कोई स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स नहीं है। बट प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई के केस में इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी स्प्लाइसिंग के लिए आपको स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स रिक्वायर्ड है। सो आई होप आपको यहां पर ये क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स अवर प्रॉब्लम नंबर 4। द क्वेश्चन सेज ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाज़की फ्रैगमेंट्स आर यूज्ड टू इलोंगेट। तो बच्चों हमसे बोला जा रहा है डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे जो ओकाज़की फ्रैगमेंट्स होते हैं वो इनमें से किसको इलोंगेट करने में हेल्प करते हैं। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए द लीडिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क, ऑप्शन बी द लैगिंग स्ट्रैंड टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क, ऑप्शन सी द लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क, या फिर ऑप्शन डी द लीडिंग स्ट्रैंड टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क। अब देखो बच्चों दिस इज एन इजी क्वेश्चन। आपको पता है जो ओकाज़की फ्रैगमेंट्स होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम में वो हमेशा इलोंगेट करते हैं लीडिंग या लैगिंग स्ट्रैंड को, लैगिंग स्ट्रैंड को। इसका मतलब जो भी ऑप्शन में लीडिंग है वो आप एलिमिनेट कर दीजिए। कौन कौन से ऑप्शन में लीडिंग स्ट्रैंड है? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। तो हम यहां पर इन दोनों ऑप्शन को तो कर देते हैं एलिमिनेट। अब 2 ऑप्शंस बचे हैं जिनके पास लैगिंग स्ट्रैंड के बारे में मेंशनिंग की जा रही है। दोनों में ही हमको करेक्ट डायरेक्शन को डिटरमिन करना है भाई। तो कौन सा वो डायरेक्शन है जिसमें कि इलोंगेशन होता है लैगिंग स्ट्रैंड का विद द हेल्प ऑफ ओकाज़की फ्रैगमेंट? ओके, लैगिंग स्ट्रैंड यहां पर टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क की बात की जा रही है और यहां पर अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क। अगर आपने ढंग से कॉन्सेप्ट अराउंड पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हमेशा लैगिंग स्ट्रैंड का जो सिंथेसिस होता है दैट इज अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क। तो करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन सी होना चाहिए। बट कैसे, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं यहां पर शॉर्टली आपको रिकॉल करवा देता हूं। तो देखिए यहां पर मैं आपके सामने एक रेप्लिकेशन फोर्क की कंडीशन ड्रॉ करने वाला हूं। तो लेट्स इमेजिन कि हमारे पास ये एक डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है। डीएनए की मैंने आपको 2 स्ट्रैंड्स बना के दिखा दी हैं। लेट्स सपोज ये वाली जो स्ट्रैंड जा रही है डीएनए की, इसकी पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ऑब्वियस है इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगी, क्योंकि वो एंटी पैरेलल है, इसका मतलब उसकी पोलैरिटी होगी 3 प्राइम टू
5 प्राइम। क्लियर है इतनी बात? ओके, अब आपको पता है नए डीएनए की सिंथेसिस के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे डीएनए डुप्लीकेट करता है ना, तो जब डीएनए सिंथेसिस करवाना है तो उसके लिए एंजाइम रिक्वायर्ड होता है डीएनए पॉलीमरेज, और डीएनए पॉलीमरेज को अपनी एक्टिविटी बिगिन करने के लिए कुछ सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स रिक्वायर्ड होते हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स यानी कि शॉर्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो कि प्रेजेंट होते हैं एज द प्राइमर। तो प्राइमर हमेशा जाके जो भी आपकी टेम्पलेट स्ट्रैंड्स हैं, ये दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड्स की तरह एक्ट करने वाली हैं, और ये क्या है? आपका रेप्लिकेशन फॉर्क है। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको हमेशा याद रखना है, जो प्राइमर है, छोटा सा जो सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, वो जाके अटैच होता है टू द 3 प्राइम एंड ऑफ ईच ऑफ दीज टेम्पलेट स्ट्रैंड्स। तो 3 प्राइम एंड इस पर्टिकुलर स्ट्रैंड का तो यहां पर है, तो इसका मतलब जो प्राइमर की अटैचमेंट होगी वो कहां होगी? इस एंड पे। तो लेट्स इमेजिन, मैंने ड्रॉ कर देना है, ये आपका एक प्राइमर, तो ये जाके प्राइमर यहां अटैच हो गया। बट व्हाट अबाउट दिस वन? इसका तो 3 प्राइम एंड यहां पर है, और यहां पर अभी तक पूरी तरह से हेलिकेस एंजाइम ने इस स्ट्रैंड को पूरी तरह से खोला ही नहीं है, तो इनके बीच में ही आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में क्या कंडीशन होगी बच्चों? आपको याद रखना है, अगर ये 5 प्राइम एंड जो यहां पर रेप्लिकेशन फॉर्क है, इसका ये एंड तो खुल चुका है ना, तो ये यहां पर इसका हम 3 प्राइम एंड मान लेंगे। तो ऐसे में क्या होगा? आप देखोगे यहां पर आके जो प्राइमर है वो अटैच हो जाएगा। क्लियर? अब जाके इन प्राइमर की हेल्प के वजह से डीएनए पॉलीमरेज जो है वो आगे की सिंथेसिस कंटिन्यू करेगा। अब आपको पता है, जब भी कोई भी नई स्ट्रैंड्स सिंथेसाइज होती हैं तो हमेशा जो एडिशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड है वो हमेशा एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड की 3 प्राइम एंड पे अकर करता है। तो देखो लॉजिकली देखो, यहां पर 3 प्राइम एंड के सामने मैंने क्या लगाया है? हमारा प्राइमर। तो 3 प्राइम एंड के सामने प्राइमर का कौन सा स्टैंड आना चाहिए? कौन सी पोलैरिटी आनी चाहिए? ऑब्वियसली 5 प्राइम एंड। तो प्राइमर का 5 प्राइम एंड जो है वो यहां होगा, और यहां पर क्या होगा? 3 प्राइम एंड, यानी कि यहां पर OH ग्रुप फ्री होगा। सिमिलरली देखो, अगर 3 प्राइम एंड यहां पर है तो इसके सामने जो प्राइमर का ये वाला पोलैरिटी होगा दैट इज गोइंग टू बी 5 प्राइम, और ये वाला क्या होगा? 3 प्राइम। क्लियर? इतनी बात क्लियर होगी? अब आपको पता है जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो हमेशा 3 प्राइम एंड पे ऑफ द एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड चेन ऐड होते जाते हैं। तो इसका मतलब जब ये वाली स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगी तो डायरेक्टली यहां पर 3 प्राइम एंड हमेशा फ्री मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फ्री, हमेशा फ्री मिलेगा ना। तो इसका मतलब क्या होगा? ये स्ट्रैंड आगे बढ़ती जाएगी, मतलब यहां पर न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते ही जाएंगे, और ऐसी स्ट्रैंड जो होगी वो लीडिंग स्ट्रैंड कहलाएगी। द रीजन बीइंग, जब जब ये जो रेप्लिकेशन फॉर्क है वो ओपन होता जाएगा, यानी कि बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट के हेलिकेज जो है जब इनको सेपरेट करता जाएगा तो हमेशा 3 प्राइम एंड जो है वो फ्री रहता जाएगा, और कॉम्प्लीमेंट्री जो भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो ऐड होते जाएंगे इन दिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाले प्राइमर वाले एंड्स पे। ठीक है, तो 3 प्राइम एंड पे हमेशा नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होता जाएगा, और ये जो आपकी स्ट्रैंड है ये कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होती रहेगी। सिंस ये कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होती है, इसका मतलब ये एक लीडिंग स्ट्रैंड है जो कि हमेशा रेप्लिकेशन फॉर्क के डायरेक्शन में हो रही है। देखो रेप्लिकेशन फॉर्क ये वाला रीजन था जहां से ओपनिंग हुई थी, आपकी फॉर्क की सेपरेशन हुआ था, तो इस रीजन के डायरेक्शन में जा रही है लीडिंग स्ट्रैंड। तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क होता है। बट द थिंग इज, यहां देखिए, यहां पर 5 प्राइम एंड यहां है, 3 प्राइम एंड यहां है। जब न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे तो वो कहां होंगे? 3 प्राइम एंड पे, तो हमेशा इस डायरेक्शन में होगा, राइट? अब देखो यहां पर ये जो 3 प्राइम एंड वाला रीजन है इसमें न्यूक्लियोटाइड ऐड होते 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 फाइनली एंड तक पहुंच जाएंगे, तो आखिरी न्यूक्लियोटाइड जो है वो कहां आएगा? 5 प्राइम एंड के सामने विद दिस कॉम्प्लीमेंट्री 3 प्राइम एंड। बट द थिंग इज, अब जब नेक्स्ट आप देखोगे ये जो रेप्लिकेशन फॉर्क ओपन होगा तो अगेन आपके पास ये रीजन खाली होगा, तो एक नया प्राइमर रिक्वायरमेंट होगा ऊपर की तरफ, ताकि वो फिर से जो है ऐड होने के बाद एट दी 3 प्राइम एंड ऑफ दी टेम्पलेट स्ट्रैंड, उसके बाद आगे डीएनए पॉलीमरेज को फिर से हेल्प करेगा टू सिंथेसाइज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेगमेंट। तो ये सारी चीजें हमने ना कवर की हमारे डीएनए रेप्लिकेशन में। इस तरीके से क्या होता है, आप देखोगे छोटे छोटे स्ट्रेच ऑफ दी फ्रैगमेंट्स आर सिंथेसाइज्ड, यानी कि अभी इतना सा सिर्फ डीएनए जो है वो सिंथेसाइज हुआ, फिर उसके बाद जब ये रेप्लिकेशन फॉर्क और ओपन होगी तो अगेन यहाँ पर थोड़ा सा और फ्रैगमेंट ऑफ दी डीएनए जो है वो सिंथेसाइज होगा। तो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में हमेशा यहाँ पर डीएनए सिंथेसाइज होता है ऑन द 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पर छोटे छोटे जो फ्रैगमेंट्स होंगे उन्हीं को हम ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बुलाएंगे, और उनका सिंथेसिस रेप्लिकेशन फॉर्क से किस डायरेक्शन में हो रहा है? अवे हो रहा है ना। ये रेप्लिकेशन फॉर्क है तो इससे अवे जा रहा है इसका डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लैगिंग स्ट्रैंड है क्योंकि वो
यहाँ पर हमेशा छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में बन रही है ना, इसीलिए उसको लैगिंग स्ट्रैंड बुलाते हैं। तो जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसका डायरेक्शन हमेशा अवे होता है फ्रॉम दी रेप्लिकेशन फॉर्क। सो आई होप नाउ यू गॉट द कॉन्सेप्ट। अभी मैंने वापस से रिकॉल करवा दिया है, बट एक्चुअली अगर आपको डिटेल में समझना है यू मस्ट विजिट दी कॉन्सेप्ट एट ऑन वीडियो इन डिटेल। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग RNAs शुड बी द मोस्ट अबंडेंट इन एन एनिमल सेल। तो एक एनिमल सेल के अंदर आपको इनमें से कौन सा RNA सबसे अबंडेंट अमाउंट में मिलता है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए mRNA, ऑप्शन बी miRNA, ऑप्शन सी rRNA या फिर ऑप्शन डी tRNA। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी rRNA। याद है सभी को राइबोसोमल RNA क्यों सबसे अबंडेंट क्वांटिटी में होता है? द रीजन बीइंग ये वो RNA है जो कि सेल के अंदर बनने वाले जितने भी प्रोटीन्स हैं उनके सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करता है, रिक्वायर्ड होता है। इसका मतलब इसको सबसे अबंडेंट अमाउंट में रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। द रीजन बीइंग ये rRNA जो है वो राइबोसोम्स का कंपोनेंट है, और राइबोसोम्स को ही तो हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, राइट? इसीलिए rRNA सबसे ज्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन सी rRNA ही होगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 6। द क्वेश्चन सेज द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विद अ न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स। तो हमें बच्चों बताना है कि एक न्यूक्लियोसोम से जब हिस्टोन H1 एसोसिएट करता है तो वो क्या इंडिकेट करता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए डीएनए रेप्लिकेशन इज अकरिंग। क्या वो बताता है, क्या वो इंडिकेट करता है कि डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है उस समय, या फिर वो इंडिकेट करता है कि ट्रांसक्रिप्शन इज अकरिंग, ओके, या फिर वो बताता है that the DNA is condensed into a chromatin fiber। That means क्या यहाँ पर जो एसोसिएशन है H1 प्रोटीन का विद द न्यूक्लियोसोम वो बताता है कि यहाँ डीएनए जो है वो कंडेंस होकर क्रोमैटिन फाइबर में कन्वर्ट हो गया है, या ऑप्शन डी कह रहा है द डीएनए डबल हेलिक्स इज एक्सपोज्ड, कि ये एसोसिएशन बताता है कि डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो एक्सपोज्ड है। सो आई होप आप सभी को याद होगा, हमने टॉपिक पढ़ा था डीएनए पैकेजिंग वाला, याद है? तो वहां पर हमने देखा था जब भी H1 प्रोटीन या हिस्टोन एसोसिएट करता है तो वो क्या करता है, न्यूक्लियोसोम के अराउंड जो रैप्ड अप डीएनए है उनकी एंड्स को वो क्लिप कर देता है, जिसकी वजह से क्या होने वाला है, दो न्यूक्लियोसोम्स पास आते जाएंगे। इस तरीके से जब न्यूक्लियोसोम पास आते जाते हैं तो वो कंडेंस होके क्रोमैटिन फाइबर का शेप अटेन कर लेते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी है, दैट इज द डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू अ क्रोमैटिन फाइबर। अगर याद नहीं आ रहा हो तो यहाँ पर मैं शॉर्टली उसको बता भी देता हूँ। तो देखिए, आपको याद होगा मैंने बताया था, यहां पर मैं ना एक आपका हिस्टोन ऑक्टोमर डायरेक्टली ऐसे ही बना देता हूं। सो दिस इज एन हिस्टोन ऑक्टोमर। ऑक्टोमर जानते हो ना आप सभी को, याद होगा कि हिस्टोन बेसिकली 5 टाइप के थे, 5 टाइप के, जिनमें से 4 जो हैं वो ऑक्टोमर फॉर्म करते हैं। कैसे? देखो, टोटल हमारे पास टोटल हिस्टोन जो थे वो कौन कौन से थे? H1 था, H2A था, H2B था, H3 था एंड H4 था। ये जितने भी ये जो 4 हिस्टोन से ये 2 कॉपीज में प्रेजेंट होते थे, इनकी 2-2 कॉपीज होती थी। तो ये 4 हिस्टोन प्रोटीन्स 2-2 कॉपीज अगर प्रेजेंट हैं तो टोटल 8 यहां पर यूनिट्स प्रेजेंट होगी इन प्रोटीन्स की, विच आर गोइंग टू एसोसिएट टुगेदर टू फॉर्म एन 8 यूनिट स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड अ हिस्टोन ऑक्टोमर। ठीक है, तो यहां पर हिस्टोन ऑक्टोमर इन 4 टाइप के हिस्टोन के डबल कॉपी से मिलकर बनता है। बट ये जो H1 वाला हिस्टोन था वो ऑक्टोमर का पार्ट नहीं बनेगा। वो क्या करेगा? देखो, आपको मैंने बताया था कि जो भी डीएनए है जो इस हिस्टोन ऑक्टोमर के अराउंड रैप करेगा। तो लेट्स सपोज यहां से मैं एक डीएनए दिखा रहा हूं आपको, जो कि देखो इस तरीके से जा रहा है, फिर पीछे से रैप करके आगे आएगा, ठीक है, इस तरीके से, एंड देन पीछे से अगेन बाहर की तरफ ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो डीएनए रैप हो रहा है, दिस इज द डीएनए विच आई एम शोइंग यू, एंड आई होप आप सभी को याद होगा कितने टर्न्स लेता है ये। यस, 1.75 टर्न्स। ठीक है, 1 कंप्लीट टर्न एंड द अदर वन इज 3/4 टर्न। तो इस तरीके से देखोगे अब ये जो डीएनए है ना वो रैप अप करके बाहर जा रहा है। तो ऐसे में इनकी ये जो 2 एंड्स हैं, डीएनए के 2 एंड्स, इनको अगर मुझे पास लाना है तो इनकी क्लिपिंग करनी पड़ेगी। और क्लिपिंग करने का काम कौन करता है? यस, क्लिपिंग करने का काम करता है आपका H1 हिस्टोन। सो ये आपका क्या है? दिस इज दी H1 हिस्टोन। और हिस्टोन, ये वाला जो H1 हिस्टोन है वो क्या करेगा? जब इन 2 एंड्स के पास जाके एसोसिएट करेगा तो इनको ये पास ले आएगा, जिसकी वजह से ये क्लोजर आ जाएंगे। क्लियर? और जो नेक्स्ट वाला न्यूक्लियोसोम था वो इस डीएनए के पास आने की वजह से न्यूक्लियोसोम पूरा का पूरा खींचा चला आएगा नीचे की तरफ। इस तरीके से क्या होगा? H1 के एसोसिएशन से
जो न्यूक्लियोसोम्स हैं उनकी पोजीशन बहुत क्लोज होती जाएगी, वो कंडेंसली पैक होते जाएंगे इनटू अ स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड द क्रोमैटिन फाइबर। क्लियर? सो आई होप दिस क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। द करेक्ट आंसर इन दिस केस वुड बी ऑप्शन सी। आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स अवर प्रॉब्लम नंबर 7 दैट इज फ्रॉम नीट 2018। द क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ मैचेस दे रखे हैं, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा यहाँ पर जो कंपोनेंट है या फिर ऑप्शन है वो करेक्ट मैच को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए एलेक्स जेफरीज विथ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो याद है आप सभी को एलेक्स जेफरीज का एसोसिएशन होता था विद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बट और ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है इसका एसोसिएशन था विद फ्रेडरिक ग्रिफिथ। याद है वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स वाला जो एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया था ऑन दी माइस। तो इसका मतलब ये वाला जो पेयर है दिस इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो इसका मतलब ये तो हमारा करेक्ट आंसर हो नहीं सकता। ऑप्शन बी देखते हैं, एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेस विथ TMV दैट इज टोबैको मोज़ाइक वायरस। सो यू नो वेरी वेल एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेस ने डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूव किया था विद देयर एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग बैक्टीरियोफाजेस, नॉट दी TMV दैट इज टोबैको मोज़ाइक वायरस इन्हें इस्तेमाल नहीं किया था। इसका मतलब ये ऑप्शन भी यहां पर एलिमिनेट हो जाएगा कि नहीं? ओके, देन वी हैव ऑप्शन सी दैट सेज मैथ्यू मेसेल्सन एंड एफ स्टेल विथ पाइजम सटाइवम। तो याद है सभी को मेसेल्सन और स्टेल का एक्सपेरिमेंट हमको क्या कंक्लूड करता है, जो डीएनए रेप्लिकेशन पैटर्न है इट इज सेमी कंजर्वेटिव। ये इनके एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन था और इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने कंडक्ट किया था, क्या पाइजम सटाइवम में उन्होंने कंडक्ट किया था? No, they conducted their experiment on E. coli, which is a bacterium. इसका मतलब ये वाला मैच भी करेक्ट नहीं है। Clear? Okay. Then we are left with option D, which is Francis Jacob and Jacques Monod. और इसका यहाँ पर एसोसिएशन किया जा रहा है with lac operin. तो you know very well, जेकब एंड मोनोड ने ही तो लैक ऑपरेन प्रपोज किया था। तो इसका मतलब यहां पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी, लैक ऑपरेन। आई होप आप सभी को याद होगा, जो कि हमें बताता है द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को। तो उसको प्रपोज करने वाले फ्रांसिस जेकब एंड जैकस मोनोड ही थे। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी इन दिस केस। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 8 पर। द क्वेश्चन सेज द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट शोन इन। तो बच्चों एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कि भाई डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर है, वो जो एक्सपेरिमेंट था वो किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे परफॉर्म किया गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है फंगस, ऑप्शन बी बैक्टीरियम, ऑप्शन सी प्लांट या ऑप्शन डी वायरस। एंड याद कीजिए अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है इस बारे में, जो सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है उसको प्रूव किया था मेसेल्सन एंड स्टेल ने, और उसके लिए उन्होंने जिस एक्सपेरिमेंटल मटेरियल का इस्तेमाल किया था दैट वाज द बैक्टीरियम ई कोलाई। तो इसका मतलब यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बैक्टीरियम, नॉट अ फंगस, नॉट अ प्लांट, नॉट अ वायरस, राइट? करेक्ट आंसर यहां ऑप्शन बी बैक्टीरियम ही होगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 9। द क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो बच्चों यहां पर आपको दी हुई स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्रैंकलिन स्टेल कॉइन द टर्म लिंकेज। तो लिंकेज ये जो टर्म है इसको कॉइन किया था फ्रैंकलिन स्टेल ने। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? नो, यू नो वेरी वेल, स्टाइल का लिंकेज से कोई एसोसिएशन नहीं है। लिंकेज की जो एंटायर कॉन्सेप्ट है उसको प्रपोज किया था, उसका जो टर्म था वो प्रपोज किया था किसने? मॉर्गन ने। तो इसका मतलब टीएच मॉर्गन कॉइन्ड द टर्म लिंकेज, नॉट फ्रैंकलिन स्टाइल। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर? देन वी हैव ऑप्शन बी दैट सेज प्यूनेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय अ ब्रिटिश साइंटिस्ट। इज दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट करेक्ट? Yes, if you remember, मैंने आपको बताया हुआ है कि जो प्यूनेट स्क्वायर है उसको डेवलप करने वाले जो साइंटिस्ट है वो एक ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट हैं जिनका नाम था रेजिनॉल्ड सी पुनेट। तो इसका मतलब क्या होगा? द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी इन दिस केस। वाइल अगर हम ऑप्शन सी एंड डी को भी देख लें तो देखिए ऑप्शन सी बोल रहा है स्प्लाइसियोसोम्स टेक्स पार्ट इन ट्रांसलेशन। क्या स्प्लाइसियोसोम का कोई रोल होता है ट्रांसलेशन में? नो, इसका रोल होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद होने वाली कुछ चेंजेस में स्प्लाइसियोसोम्स का रोल होता है। और वो चेंज क्या है? स्प्लाइसिंग की प्रोसेस करने में इसका रोल होता है, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स में। क्लियर? इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हुई। एंड ऑप्शन डी सेज ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय एस ऑल्टमैन। तो क्या ट्रांसडक्शन की जो फिनोमिना है उसको एस ऑल्टमैन ने डिस्कवर किया था? ये भी रॉन्ग है बच्चों। याद रखिएगा ट्रांसडक्शन की जो फिनोमिना है इट वाज डिस्कवर्ड बाय नॉर्टन जिंडर एंड जोशुआ लेडरबर्ग। तो लेडरबर्ग और जिंडर दो ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने सैल्मोनेला नाम के बैक्टीरियम में ट्रांसडक्शन को पहली बार डिस्कवर किया था। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है।
Hence, the correct answer would be option B. Punnett square was developed by a British geneticist named Reginald C. Punnett. Correct? So option B यहाँ पर correct होने वाला है. तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 10 की ओर. The question says all of the following are a part of an operon except. तो बच्चों हमसे बोला जा रहा है इनमें से किसको छोड़ के सभी की सभी पार्ट माने जाते हैं ओपेरॉन के. मतलब हमें फाइंड करना है उस पार्ट को जो कि ओपेरॉन का पार्ट कंसिडर नहीं किया जाता. ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एन ऑपरेटर, ऑप्शन बी स्ट्रक्चरल जीन्स, ऑप्शन सी एन एनहांसर या ऑप्शन डी अ प्रमोटर. तो देखिए बच्चों याद होगा आप सभी को ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, और ओपेरॉन का बेस्ट एग्जांपल जो हमने डिटेल में स्टडी किया था दैट वाज लैक ओपेरॉन. तो एक लैक ओपेरॉन को यहाँ पर ड्रॉ कर ही लेते हैं राइट, ताकि आपको यहाँ पर इजीली डिटेक्शन हो सके उन सारे पार्ट्स का जो कि ओपेरॉन के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये मैंने एक छोटा सा हिस्सा बना दिया है. अब देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले पता है आपके पास एक प्रमोटर प्रेजेंट होगा राइट. देन उसके बाद आपके पास एक रेगुलेटरी जीन प्रेजेंट होगा जो कि रिप्रेसर प्रोटीन को फॉर्म करता है आफ्टर एक्सप्रेशन, और ये कॉन्स्टिट्यूटिवली अपने आप को एक्सप्रेस करता है, कंटिन्यूसली एक्सप्रेस करता रहता है. क्लियर? ओके. देन वी हैव अनदर प्रमोटर जिस पे जाके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है. देन वी हैव इज एन ऑपरेटर, तो एक ऑपरेटर जीन भी होता है. एंड देन आपके पास कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स होते थे जैसे कि लैक जी, देन लैक वाई एंड देन लैक ए. तो ये सारे के सारे क्या हैं? स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जो कि अंडरगो करेंगे एक्सप्रेशन. सो दीज आर ऑल स्ट्रक्चरल जीन्स. क्लियर है इतनी बात? तो कौन कौन से पार्ट आपको देखने को मिले? प्रमोटर मिला, एक रेगुलेटर प्रोटीन मिला, देन उसके बाद ऑपरेटर मिला, देन उसके बाद एक स्ट्रक्चरल जीन मिला. क्या नहीं मिला आपको? एनहांसर. तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन सी एन एनहांसर इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन. मतलब ये वो पार्ट है जो कि एक ओपेरॉन का हिस्सा नहीं माना जाता है. सो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है. तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 11 को. तो बच्चों यहां पर आपको एक सीक्वेंस दे रखा है. ठीक है, तो दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ अ जीन. तो एक जीन के कोडिंग स्ट्रैंड से आपको यहां पर ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है. व्हाट विल बी द कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए. तो इस कोडिंग स्ट्रैंड का इस्तेमाल करके आपको बताना है कि जो एमआरएनए सिंथेसाइज होगा उसका क्या सीक्वेंस होगा. और आपके सामने ये 4 ऑप्शंस हैं. एंड दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है. कोडिंग स्ट्रैंड आई होप आपको याद होगा. आपको पता है एक जीन के आपको 2 स्ट्रैंड्स मिलती हैं. वन स्ट्रैंड जो कि यहां पर आपकी 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली होती है, इसको हम बुलाते हैं द टेम्पलेट स्ट्रैंड. क्या बुलाते हैं हम? टेम्पलेट स्ट्रैंड. और जो यहां पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड वाली स्ट्रैंड होती है, ये वाली स्ट्रैंड होती है द कोडिंग स्ट्रैंड. हमेशा याद रखिएगा जो एमआरएनए का सिंथेसिस होता है वो हमेशा टेम्पलेट स्ट्रैंड का इस्तेमाल करके बनता है. ठीक है, तो एमआरएनए जो है वो हमेशा इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा. किस स्ट्रैंड के? 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड वाली स्ट्रैंड के. और अगर आप इस वाले स्ट्रैंड को देखोगे डीएनए की, तो डीएनए की ये वाली जो स्ट्रैंड है वो भी तो कॉम्प्लीमेंट्री होती है इस टेम्पलेट स्ट्रैंड की. तो यानी कि कोडिंग स्ट्रैंड इज कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जो एमआरएनए बनेगा वो इस टेम्पलेट का ही कॉम्प्लीमेंट्री होगा. मतलब उसका भी सीक्वेंस तो आपके कोडिंग स्ट्रैंड के ही जैसा होगा. बट देयर विल बी एन एक्सेप्शन. यहां ये एक डीएनए है और वहां जो सिंथेसिस होगा आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड वो एक एमआरएनए है. और डीएनए और एमआरएनए में क्या डिफरेंस होता है? यस, डीएनए में आपको थायमीन मिलता है बट एमआरएनए में आपको क्या मिलता है? यूरासिल. तो इसका मतलब कोडिंग स्ट्रैंड और जो आपकी एमआरएनए जो ट्रांसक्राइब होगा वो एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस को एग्जिबिट करेंगे, एक्सेप्ट जहां जहां पर थायमीन होगा कोडिंग स्ट्रैंड में वो सभी के सभी रिप्लेस हो जाते हैं बाय यूरासिल. क्लियर है इतनी बात? तो इसका मतलब हमें बस इस कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस दे रखा है, तो कोडिंग स्ट्रैंड में से बस हमें क्या करना है? जितने भी थायमीन वाली पोजीशंस हैं उनको रिप्लेस कर देना है बाय यूरासिल. क्लियर है? तो देखो यहां पर आपको जहां जहां पर थायमीन देखने को मिल रहा है इन 3 पोजीशंस पे, बस आपको इनको यूरासिल से रिप्लेस करना है और जो भी सीक्वेंस आएगा वो करेक्ट वाला होगा. तो देखो यहां पर कहां पर वो कंडीशन प्रेजेंट है. देखो तो ये 3 जगह जो है वो आपको एक तो यहां मिल रहा है, दिख रहा है आपको. बाकी में देखिए कहीं पर वो कंडीशन प्रेजेंट है. देखो यहाँ पे तो थायमीन ही इंक्लूड कर दिया है और थायमीन तो आरएनए में होता ही नहीं है, तो ये तो कभी करेक्ट होगा ही नहीं. क्लियर? और देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया है? जी को रिप्लेस कर दिया है बाय सी. तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना. एमआरएनए में जी जो है वो सी से रिप्लेस नहीं होता है. तो इसका मतलब ये वाले ऑप्शन भी रॉन्ग है. तो इसका मतलब क्या होने वाला है?
द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए इन दिस केस। देखिए यहाँ पर पहले वाले ए को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है विद यू, ऐसा हो नहीं सकता, क्लियर, क्योंकि कोडिंग स्ट्रैंड और mRNA का सेम सीक्वेंस है, बट डिफरेंस कहाँ है, ओनली इन दी थाइमिन। थाइमिन को आपको रिप्लेस कर देना है विद यूरासिल, जो भी आंसर आएगा वो आपके mRNA का सीक्वेंस होगा। सो आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो चलिए बच्चों बिगिन करते हैं प्रॉब्लम नंबर 12 के साथ। The question says many ribosomes may associate with a single mRNA to form multiple copies of a polypeptide simultaneously. Such strings of ribosomes are termed as। तो बच्चों हमसे बोला जा रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखो यहां बोला जा रहा है जब एक mRNA से बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच कर जाएं टू फॉर्म और सिंथेसाइज मल्टीपल कॉपीज ऑफ द पॉलीपेप्टाइड, यानी कि एक प्रोटीन चेन की मल्टीपल कॉपी साइमल्टेनियसली बनाने के लिए जब बहुत सारे राइबोसोम्स एक ही mRNA को ट्रांसलेट करते हैं, तो ऐसे में ये जो स्ट्रिंग ऑफ राइबोसोम्स है ये टुगेदर विद द mRNA क्या बुलाए जाते हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए पॉलीसोम, ऑप्शन बी पॉलीहेड्रल बॉडीज, ऑप्शन सी प्लास्टिडोम या ऑप्शन डी न्यूक्लियोसोम। तो याद कीजिए इसको हम बुलाते थे, ये जब मल्टीपल राइबोसोम्स होंगे तो हम इन्हें क्या बुलाएंगे? पॉलीराइबोसोम, या फिर जिनको हम पॉलीसोम्स भी बुलाते हैं। पॉली मीन्स मेनी एंड सोमा वर्ड इज फॉर बॉडी। तो यहाँ पर द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए पॉलीसोम। याद है ना? इसको हम कैसे देखेंगे? लेट्स सपोज कि अगर यहां पर मैंने ऐसे बना दिया है एक mRNA का स्ट्रेच, तो दिस इज एन mRNA। तो यहां पर जब इस mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम जो है वो अटैच हो जाएंगे इस तरीके से, ये राइबोसोम की दो सब यूनिट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब बहुत सारे राइबोसोम्स एक ही mRNA से अटैच होते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम्स बुलाते हैं। और हर जो आपका राइबोसोम है वो एक छोटा सा ऐसे स्ट्रेच ऑफ सेम पॉलीपेप्टाइड चेन को सिंथेसाइज करता जाएगा, ठीक है। जितना ज्यादा वो ट्रैवल कर चुका होगा अलोंग दी mRNA, उतनी लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो सिंथेसाइज हो चुकी होगी, लाइक दिस। गेटिंग इट ना? तो इस तरीके से आपको मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम पॉलीपेप्टाइड चेन देखने को मिलती है, और ये आपको देखने को मिलता है मोस्टली इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल का फीचर है। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पॉलीसोम। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 13 पर। द क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो बच्चों ऑप्शन ए से लेकर डी तक आपको यहां पर कुछ पेयर्स दे रखे हैं एंड आपको फाइंड करना है उस ऑप्शन को जिसके पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए कह रहा है राइबोजाइम बीइंग मैच्ड विथ न्यूक्लिक एसिड। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, राइबोजाइम नाम का ये जो सब्सटेंस है इसको मैच किया गया है विद न्यूक्लिक एसिड। तो क्या ये करेक्ट मैच है? देखिए बच्चों राइबोजाइम नाम बता रहा है, ये जाइम वर्ड की ये एक एंजाइम है, क्लियर। और राइबो वर्ड बता रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो या तो आरएनए से एसोसिएशन है या फिर राइबोसोम से, क्लियर ना? ओके। तो देखो आपको अगर याद होगा जितने भी एंजाइम्स हैं उनका नेचर कैसा होता है, ये आपको रिकॉल करना है। तो ये बेसिक सी चीज़ है, आपको याद होना चाहिए। जितने भी एंजाइम्स हैं दे आर ऑल प्रोटीनेशियस, है ना? सभी के सभी प्रोटीन्स हैं। ओके तो मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स हैं जिनके पास कुछ कैटालिटिक पावर्स हैं। बट एक्सेप्शन इज देयर। याद कीजिए मैंने बायोमोलिक्यूल्स का एंजाइम वाला पोर्शन जब आपको पढ़ाया था तो ये एक्सेप्शन हमेशा आपको बोला था टू रिमेंबर ऑल द टाइम कि सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीनेशियस हैं एक्सेप्ट फॉर द क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड राइबोजाइम्स। तो जो राइबोजाइम्स हैं ये अकेले ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीनेशियस नहीं हैं, मतलब ये आरएनए के कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को पोजेस करते हैं, उनके पास कुछ कैटालिटिक प्रॉपर्टीज हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर आरएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर गोइंग टू एक्ट एज दी एंजाइम, इसीलिए उन एंजाइम को राइबोजाइम बुलाया गया, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करने वाला है, इसीलिए राइबोजाइम। अब राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए क्या होता है, एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड है। इसका मतलब क्या हुआ, राइबोजाइम भी तो एक न्यूक्लिक एसिड ही हुआ ना, क्योंकि राइबोजाइम इज नथिंग बट एन आरएनए मॉलिक्यूल विद अ कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब आंसर आपका जो होगा दैट इज गोइंग टू बी ओनली ऑप्शन ए, बिकॉज राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड है। करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा। बट हमें बाकी के ऑप्शन भी यहाँ पर चेक करने हैं। तो देखिए ऑप्शन बी बोल रहा है F2 प्रोजेनी, बिकॉज यहाँ सिंपली F2 लिखा है तो F2 प्रोजेनी मानना है आपको। F2 क्रॉस्ड विद अ रिसेसिव पेरेंट gives you the dihybrid cross. Is this true? No. You know very well dihybrid cross में हम क्या करते हैं, दो कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं एट द सेम टाइम। तो इसका मतलब F2 प्रोजेनी को रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करने पे
हमको डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं मिलती है, इसका कोई एसोसिएशन ऐसा नहीं है, दैट मीन्स दिस इज अ रॉन्ग मैच। क्लियर? ओके, देन वी हैव ऑप्शन सी दैट सेज टीएच मॉर्गन एंड इनको एसोसिएट किया गया है विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन। तो देखिए टीएच मॉर्गन का क्या कोई लेना देना है विद ट्रांसडक्शन? नो, यू नो वेरी वेल, टीएच मॉर्गन का हम एसोसिएशन जानते हैं विद द फिनोमिना ऑफ लिंकेज। इन्होंने लिंकेज के कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था और वर्क किया था ड्रोसोफिला में, जहां पर अगेन कोई भी ट्रांसडक्शन की फिनोमिना नहीं देखने को मिली है। ट्रांसडक्शन की फिनोमिना जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिंडर और लेडरबर्ग ने इसको डिस्कवर किया था सैल्मोनेला में, और इसका इस्तेमाल किया था हर्शी एंड चेज ने टू कंडक्ट देयर एक्सपेरिमेंट्स, जिसके थ्रू उन्होंने फाइनल प्रूफ दिया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो ट्रांसडक्शन का रिलेशन विद टीएच मॉर्गन इज नॉट करेक्ट। अगर यहाँ पर हर्शी एंड चेज भी होता तो करेक्ट माना जाता, बिकॉज उन्होंने ट्रांसडक्शन की फिनोमिना का ही इस्तेमाल किया था टू कैरी आउट देयर एक्सपेरिमेंट। क्लियर? तो इसका मतलब अगेन दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग ऑप्शन। ऑप्शन डी देख लेते हैं, दैट इज जी मेंडल। वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेगर जोहान मेंडल, और इनको एसोसिएट किया गया है विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या मेंडल का कोई भी एक्सपेरिमेंट जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन से एसोसिएटेड था? याद कीजिए मेंडल के सारे एक्सपेरिमेंट पाइजम सटाइवम में थे, जहां पर ट्रांसफॉर्मेशन का कोई रोल नहीं था। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट गोइंग टू बी एसोसिएटेड विद मेंडल। ट्रांसफॉर्मेशन हमने स्टडी किया था सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में, जहां पर हमने एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ को स्टडी किया था, याद है आप सभी को? तो ग्रिफिथ, फ्रेडरिक ग्रिफिथ इज एसोसिएटेड विद द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। ओके, तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स का जो कॉन्सेप्ट था इट वाज गिवन बाय ग्रिफिथ, नॉट मेंडल। दैट मींस दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर तो हमारा ऑप्शन ए ही होने वाला है। आई होप ये क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन आपको अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 14 पर। द क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट 2019 एंड इट सेज प्यूरिन्स फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए आर। तो आपको बताना है कौन सी वो प्यूरिन्स हैं जो डीएनए और आरएनए दोनों में पाई जाती हैं। एंड यू नो वेरी वेल दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन कि प्यूरिन्स तो डीएनए और आरएनए में दोनों में ही सेम पाई जाती हैं। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ग्वानिन एंड साइटोसिन, ऑप्शन बी साइटोसिन एंड थाइमीन, ऑप्शन सी एडेनिन एंड थाइमीन, या ऑप्शन डी एडेनिन एंड ग्वानिन। तो यू नो वेरी वेल जो प्यूरिन्स हैं, प्यूरिन्स की कैटेगरी में आने वाले नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से होते हैं? एडेनिन एंड ग्वानिन। दैट मीन्स, और जो प्यूरिन्स हैं दे आर सेम इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। तो इसका मतलब एडेनिन एंड ग्वानिन ही करेक्ट आंसर होगा। साइटोसिन एंड थाइमीन जो है बच्चों वो क्या है? पिरामिडिन्स हैं। डीएनए में एक पिरामिडिन डिफरेंट है देन दी आरएनए। डीएनए में पाया जाने वाला जो पिरामिडिन है दैट इज थाइमीन, और जो आपके आरएनए में पाए जाने वाला पिरामिडिन है दैट इज यूरोसिल। तो डिफरेंस वहां आता है, बट यहां तो प्यूरिन्स की बात हो रही थी जो कि दोनों में ही सेम होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 15 पर। द क्वेश्चन सेज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स ESTs जिन्हें हम शॉर्टली एब्रीविएट करते हैं रेफर्स टू। तो आपको बताना है कि ये जो ESTs हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स वो इनमें से किस फिनोमिना को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन बी नोवेल डीएनए सीक्वेंसेस, ऑप्शन सी जीन्स एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, या फिर ऑप्शन डी पॉलीपेप्टाइड एक्सप्रेशन। तो देखिए बच्चों यहां पर आपको याद आ गया होगा ये जो ESTs हैं ये वन ऑफ द मेथोडोलॉजीज है जो कि अप्रोच फॉलो की गई थी ड्यूरिंग दी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आपको पता है ना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर हमने जो ह्यूमन जीनोम के न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका सीक्वेंसिंग किया था। तो दो अप्रोच को फॉलो करने का सोचा जा रहा था। एक अप्रोच था दी ESTs मतलब वो जीन्स को हम यहाँ पर सीक्वेंस करेंगे जो कि एक्चुअली एक्सप्रेस होते हैं एज आरएनए। तो इसका मतलब जो जीन्स एक्सप्रेस होते हैं एज आरएनए उनको हम सीक्वेंस करेंगे। उस फिनोमिना को हमने एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स बुलाया। वाइल दूसरा जो अप्रोच था दैट वाज अ ब्लाइंड अप्रोच, जहां पर हम पूरे के पूरे ह्यूमन जीनोम को ही यहाँ पर क्या करने वाले थे? सीक्वेंस करने वाले थे, वेदर इट इज अ कोडिंग रीजन या फिर वो नॉन कोडिंग रीजन ही क्यों ना हो। तो एक ब्लाइंड अप्रोच थी और इसको हमने सीक्वेंस एनोटेशन का नाम दिया था। बट यहाँ एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स की बात की जा रही थी। दैट मीन्स हम वो वाले जीन के सीक्वेंसेस को या फिर जीन के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको सीक्वेंस करेंगे जो कि एक्सप्रेस करते हैं देमसेल्व्स एज आरएनए। तो इसका मतलब यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट माना जाएगा इन दिस केस। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 16 पर। द क्वेश्चन सेज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल देयर बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ द फॉलोइंग एमआरएनए। तो दिए हुए इस एमआरएनए के रीडिंग फ्रेम में आपको कब कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा इफ वी फॉलो ऑल दीज ऑप्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक बारी ना इस एमआरएनए की सीक्वेंस को देख लीजिए। अब आपको इतनी बात तो पता है एमआरएनए जो है उसके पास एक कोडेड इंफॉर्मेशन होती है फॉर दी अमाइनो एसिड्स बीइंग सिंथेसाइज्ड जो कि जाके प्रोटीन फॉर्म करते हैं।
इतनी बात तो याद होगी आप सभी को। एंड mRNA में जो ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोडेड होती है वो हमेशा ट्रिपलेट के फॉर्म में होती है। दैट मीन्स हर 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ऑन दी mRNA बेसिकली एक कोडॉन की तरह एक्ट करता है, जो कि अपने आप को डेसिफर करता है और उसके बाद क्या बनाता है, एक प्रोटीन बनाता है या फिर अमाइनो एसिड कोड करता है स्पेसिफिकली। ओके, तो ऐसे में क्या कंडीशन होगा, तो देखिए आपको पता है हर 3 जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ऑन दी mRNA, दैट इज लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर AAC है, 3 न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक कोडॉन बना रहे हैं जो कि एक अमाइनो एसिड कोड करेंगे। इतनी बात क्लियर है? तो इसका मतलब देखिए AAC जो है वो इसका रीडिंग फ्रेम हुआ, दैट मीन्स द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स विद इन अ कोडॉन। एक कोडॉन के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके सीक्वेंस को हम रीडिंग फ्रेम कहते हैं। क्लियर? ओके, तो ऐसे में आपको बताना है इनमें से कौन सी वो कंडीशन है, अगर उसको हम फॉलो करें तो यहां पर जो कोडॉन्स का रीडिंग फ्रेम है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर? इतनी बात। तो देखो पहले तो हम यहां पर सारे कोडॉन्स बना लेते हैं। पहला कोडॉन है AAC, देन दूसरा कोडॉन है AGC, देन तीसरा है GGU, देन GCU एंड देन AUU। ये सारे के सारे आपके वेरियस कॉम्बिनेशंस हैं जिनको कि ना मैं ऐसे एक वर्टिकल लाइन से भी ऐसे हम ऐसे सेपरेट कर लेते हैं फॉर अस टू क्लियरली अंडरस्टैंड कि ये सीक्वेंसेस है। फाइन, ओके। अब बोला जा रहा है फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है कि अगर हम इंसर्ट करते हैं इंसर्शन ऑफ A एंड G एट 4th and 5th पोजीशंस रिस्पेक्टिवली, तो अगर मैं 4th पोजीशन, देखो 1st, 2nd, 3rd एंड 4th, ये 4th पोजीशन है A वाली, यहां पर एक A इंसर्ट कर दूं और 5th पोजीशन पे यानी कि ये G वाली पोजीशन पे एक G को इंसर्ट कर दूं। इंसर्शन हो रहा है, रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है। इंसर्शन मतलब 2 नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं। तो अब सीक्वेंस क्या बन जाएगा, चलिए थोड़ा सा सीक्वेंस को हम लिखने की कोशिश करते हैं। ओवर हियर वी हैव स्पेस, यहां लिखते हैं। तो देखिए पहले 3 जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो सेम है, दैट इज AAC, तो हमने लिख लिया AAC। क्लियर? ओके, देन वी हैव 4th पोजीशन पे एक A इंसर्ट किया है हमने, तो इसका मतलब जो 4th पोजीशन है यहां पर एक A आ गया बिकॉज हमने यहां पर एक इंसर्शन किया है। तो ये वाला जो A है वो आगे खिसक जाएगा ना, तो इसका मतलब ये A जो है वो आगे बढ़ गया। क्लियर? और जो 5th पोजीशन थी यानी कि यहां पर हमने एक G इंसर्ट किया, तो देखो 4th पोजीशन पे एक A, 5th पोजीशन पे एक G हमने इंसर्ट किया। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो G है नया वाला वो 5th पोजीशन की वजह से यहां आ जाएगा और जो ओरिजिनल G था वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? ओके, अब देखिए आगे बचा था C, ओके, देन GGU एंड सो ऑन। अब आगे की मैं नहीं लिख रहा हूं, पहले हम यहां पर कोडॉन्स को रीड करने की कोशिश करते हैं। तो अगेन वील ट्राई टू ब्रेक द कोडॉन्स। तो देखो यहां पर ये AAC है जो कि ओरिजिनल वाले यहां पर कोडॉन से मैच कर रहा है। देन उसके बाद देखो अब आ गया नेक्स्ट AAG, तो क्या ये वाला जो कोडॉन है AAG वो यहां पर सेकंड कोडॉन से मैच कर रहा है, दैट वाज AGC? नहीं ना, रीडिंग फ्रेम शिफ्ट हो गया ना। द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विद इन द कोडॉन हैज चेंज्ड। यहां पर सीक्वेंस था कोडॉन के अंदर न्यूक्लियोटाइड का AGC का, बट यहां हो गया AAG। इसलिए आगे वाला देखिए थर्ड वाला जो कोडॉन था दैट वाज GGU, तो GGU की जगह पे यहां पर क्या आ गया, GCG। तो देखो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड विद इन द कोडॉन हैज चेंज्ड, मतलब रीडिंग फ्रेम चेंज हुआ है। और हमसे बोला गया था टू फाइंड वो कंडीशन जहां पर नो चेंज हैज अकर्ड, तो ऐसे में नो चेंज तो यहां पर हुआ ही नहीं ना, यहां तो चेंज हो गया है। इसका मतलब दिस ऑप्शन कैन नॉट बी करेक्ट। क्लियर? ओके, देन वी सी ऑप्शन बी दैट सेज डिलीशन ऑफ GGU फ्रॉम द 7th, 8th एंड 9th पोजीशंस। मतलब 7th, 8th एंड 9th पोजीशन पे प्रेजेंट G, G और U को अगर हम यहां पर डिलीट कर दें तो क्या यहां पर सीक्वेंस में चेंज नहीं आएगा? लेट्स ट्राई टू सी। तो देखो सीक्वेंस हमारे पास ओरिजिनल वाला यही प्रेजेंट है, 7th, 8th एंड 9th पोजीशन यहां है GGU। अगर मैं इस एंटायर कोडॉन को ही एलिमिनेट कर दूं बाय रिमूविंग ऑल द 3 न्यूक्लियोटाइड्स, तो क्या रीडिंग फ्रेम में कोई शिफ्ट चेंज मिलेगा? क्योंकि देखिए जैसे ही मैं इनको डिलीट करूंगा तो ये GCU और AUU लेफ्ट शिफ्ट हो जाएंगे, वो AGC के बगल में आ जाएंगे। क्लियर ना? तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सीक्वेंस में नया वाला बना देता हूं यहीं पर, लेट्स सी। तो ये हो जाएगा आपका 5 प्राइम एंड पे AAC, देन उसके बाद AGC, देन GCU एंड AUU। तो ऐसे में अगर मैं ट्रिपलेट्स को बना दूं इस तरीके से, देखिए ये आपके ट्रिपलेट्स बन गए, ये आपका 3 प्राइम एंड है।
ठीक है। तो ऐसे में सीक्वेंस देखिए, क्या रीडिंग फ्रेम में कोई शिफ्ट आया है या चेंज आया? तो देखिए AAC मैच कर रहा है, AGC मैच कर रहा है, देन GCU मैच कर रहा है और AUU। तो इसका मतलब सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विद इन द कोडॉन हैज नॉट चेंज्ड, मतलब रीडिंग फ्रेम चेंज नहीं हुआ है। दैट मीन्स व्हाट? इट मीन्स यही वो ऑप्शन है जो कि करेक्ट माना जाएगा, बिकॉज हमें फाइंड करना था वो कंडीशन जिसको फॉलो करते टाइम आपके रीडिंग फ्रेम में कोई चेंज नहीं आएगा, एंड दिस इज दैट कंडीशन। क्लियर? तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। वाइल अगर हम ऑप्शन सी एंड डी को भी देखें, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, इंसर्शन कीजिए जी का एट दी फिफ्थ पोजीशन पे, यानी कि ओवर हियर एक जी एंटर कर दीजिए, तो ऑब्वियसली आगे रीडिंग फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से सीक्वेंस में डिफरेंस आएगा। सिमिलरली अगर आप जी को फिफ्थ पोजीशन से हटा देते हो यहां से, तो अगेन सी लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा और जी इधर आ जाएगा, तो अब ये ACG बन जाएगा। तो अगेन यहां पर क्या होने वाला है, आपको अगेन चेंज देखने को मिलेगा इन द रीडिंग सीक्वेंस और द रीडिंग फ्रेम। तो इसका मतलब दोनों ही केसेस में आपको हमेशा चेंज मिलने वाला है इन द रीडिंग फ्रेम, एंड हेंस वी कैन से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन बी ओनली इन दिस केस। आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 17। द क्वेश्चन सेज द शॉर्टर एंड द लॉन्गर आर्म्स ऑफ अ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रेफर्ड टू एज। तो बच्चों एक सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के शॉर्टर और लॉन्गर आर्म को हम रिस्पेक्टिवली क्या बुलाते हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन ए Q आर्म एंड P आर्म रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन बी M एंड N आर्म रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन सी S एंड L आर्म रिस्पेक्टिवली, या फिर ऑप्शन डी P एंड Q आर्म रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कैसा दिखता है। सब मेटासेंट्रिक मतलब जो कि सेंटर के क्लोजर है, मतलब जिसका सेंट्रोमियर जो है वो सेंटर पे एग्जैक्टली नहीं है बट थोड़ा सा उसके पास है। तो देखो ऐसे में क्या होगा, जब वो एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं होगा तो एक आर्म आपको बड़ा नजर आएगा ये वाला, और एक आर्म छोटा नजर आएगा। ठीक है, तो देखो एक आर्म जो छोटा वाला होता है उसे हम बुलाते हैं द P आर्म। तो ये वाला जो है दिस इज गोइंग टू बी द P आर्म। P स्टैंड्स फॉर पेटाइट, और पेटाइट वर्ड का मतलब ही होता है स्मॉल, इसीलिए जो शॉर्टर आर्म होगा वी कॉल इट द P आर्म, एंड जो लॉन्गर होगा उसे हम Q आर्म बुलाएंगे। क्लियर है? तो यानी कि द शॉर्टर वन वुड बी कॉल्ड द P एंड द लॉन्गर वन वुड बी कॉल्ड द Q आर्म रिस्पेक्टिवली। तो जहां पर शॉर्टर के लिए P पहले आता है वहां पर वो ऑप्शन करेक्ट होगा। हेंस ऑप्शन डी देखिए यहाँ पर P arm and Q arm respectively would be the correct answer. Hence option D would be correct in this case. तो आइए बच्चों बढ़ते हैं towards problem number 18. The question is match the following type, right? तो यहाँ बोला जा रहा है match the following genes of the lac operon with their respective products. तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ जीन्स दे रखे हैं लैक ऑपरॉन के, और यहाँ पर उनके कुछ प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, आपको उनको करेक्टली मैच करना है और फाइंड करना है करेक्ट ऑप्शन को फ्रॉम दीज ऑप्शंस गिवन बिलो। क्लियर? ओके, लेट्स सी। फर्स्ट वन इज आई जीन। आई जीन याद है सभी को, ये रेगुलेटरी जीन है ना, रेगुलेटर जीन, और ये कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज करता रहता है द रिप्रेसर प्रोटीन। याद है आप सभी को? तो आई जीन जो है वो सिंथेसाइज करेगा रिप्रेसर को, तो इसका मतलब ए थर्ड से मैच कर रहा है, और ए थर्ड से मैच कर रहा है ऑप्शन ए, बी एंड डी में। इसका मतलब ऑप्शन सी तो एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर? देन वी हैव इज जेड जीन। तो ये जो लैग जेड जीन है ये एक्चुअली सिंथेसाइज करता था द प्रोडक्ट विच वॉज दैट पर्टिकुलर प्रोटीन, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, जो कि ऑब्वियसली लैक्टोज को ब्रेक करके क्या बनाता था, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। क्लियर? तो इसका मतलब ये आपका V जो जीन है या फिर Z जीन जो है वो फर्स्ट से मैच कर रहा है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज से ये मैच करेगा। तो B आपका फर्स्ट से कहाँ मैच हो रहा है, देखिए ऑप्शन ए में एंड डी में। इसका मतलब B भी एलिमिनेट हो गया। क्लियर? ओके, देन वी हैव इस A जीन। तो देखिए A जीन क्या करता है, A जीन जो सबसे लास्ट वाला जीन था, तो वो एक्चुअली कोड करता है फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। तो यहाँ पर A जो है वो 4 से मैच करेगा, तो A 4 से कहाँ मैच कर रहा है, ओवर हियर इन दिस केस। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ना कि ऑप्शन डी। और जो Y जीन था वो कोड करता था फॉर द प्रोटीन कॉल्ड द परमिएज प्रोटीन, जो कि परमिएबिलिटी बढ़ा देता था ऑफ द सेल फॉर द लैक्टोज। क्लियर? तो यानी कि Y जीन कोड्स फॉर परमिएज। हेंस द करेक्ट आंसर इन दिस केस वुड बी ऑप्शन ए। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो आइए बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 19 को। The question says which of the following features of the genetic code does allow bacteria to produce human insulin by recombinant DNA technology? तो recombinant DNA technology में हम, आपको पता है, हम इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इनमें से जेनेटिक कोड की कौन सी वो प्रॉपर्टी है जो कि इस सिंथेसिस में हेल्प करती है? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल, ऑप्शन बी जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक, ऑप्शन सी जेनेटिक कोड इज नॉट एम्बिगुअस, या फिर ऑप्शन डी जेनेटिक कोड इज रिडंडेंट। द करेक्ट आंसर इन दिस केस शुड बी
ऑप्शन ए इटसेल्फ, राइट। जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। याद कीजिए, जेनेटिक कोड जो है वो यूनिवर्सल है नियरली, एक्सेप्ट फॉर सम केसेस लाइक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है एंड कुछ प्रोटोजोन्स हैं, वहां पर जेनेटिक कोड यानी कि सेम जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है वो सेम अमाइनो एसिड कोड नहीं करते हैं, बट बाकी की जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी में जो सेम सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो सेम अमाइनो एसिड ही कोड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर AUG है तो वो हमेशा मेथियोनिन को ही कोड करेगा, तो वो चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो वहां पर हमेशा ये सेम सीक्वेंस मिलेगा। तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं बैक्टीरिया के केस में। अगर हमको वो सीक्वेंस हम यूटिलाइज कर लें, उसको इंसर्ट कर दें डेलिबरेटली इनटू द बैक्टीरियल जीनोम, और उसका अगर रेप्लिकेशन होगा तो वही प्रोडक्ट आपको हमेशा से बैक्टीरिया के केस में भी देखने को मिलेंगे जो कि नॉर्मली ह्यूमन की बॉडी में बनते थे, isn't it or not? तो अगर हम ह्यूमन इंसुलिन का जीन इंसर्ट कर दें इनटू द बैक्टीरियल जीनोम तो उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू सिंथेसाइज द सेम प्रोडक्ट दैट इज द ऑब्वियसली ह्यूमन इंसुलिन प्रोटीन, और उसको अगर हम बॉडी में इंसर्ट कर दें इंसान की तो ऑब्वियसली डायबिटीज जैसी बीमारियों को हम क्योर कर सकते हैं। तो द जेनेटिक कोड बीइंग यूनिवर्सल इज गोइंग टू बी द रीजन बिहाइंड द सिंथेसिस ऑफ ह्यूमन इंसुलिन थ्रू द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। तो इसका मतलब ऑप्शन ए ओवर हियर वुड बी करेक्ट इन दिस केस। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 20 पर, दैट इज फ्रॉम नीट 2020। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो बच्चों दी हुई इन स्टेटमेंट्स में से वी हैव टू फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए adenine does not pair with thymine, option B adenine pairs with thymine through one hydrogen bond, option C adenine pairs with thymine with 2 hydrogen bonds, या फिर option D adenine pairs with thymine through 3 hydrogen bonds। And this is a very easy question. I don't think कि आपको मेरी requirement भी है इस question को solve करने के लिए, but I will still have to tell you the correct answer in this case should be option C, that is adenine pairs with thymine through 2 hydrogen bonds। You know very well कि नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, यानी कि प्यूरीन्स एंड पिरामिडीन्स के बीच में हमेशा आपको बेस पेयरिंग मिलती है, isn't it or not? तो याद कीजिए, अगर हम बात करें प्यूरीन एडेनिन की तो एडेनिन पेयर करता है विद द पायरिमिडीन थाइमीन, क्लियर है, इन केस ऑफ DNA, और इनके बीच में डबल बॉन्ड यानी कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो उनको ज्वाइन करते हैं। और सिमिलरली गुआनिन नाम का जो ये प्यूरिन है दिस पेयर्स विद साइटोसिन विच इज पिरामिडीन, एंड इनके बीच में हमेशा आपको ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। ओके, सो दीज कंडीशंस यू मस्ट रिमेंबर वेल, हेंस ऑप्शन सी इन दिस केस शुड बी करेक्ट। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 21। द क्वेश्चन सेज नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स द ओपनिंग ऑफ द DNA हेलिक्स ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर DNA की हेलिक्स को ओपन करने वाला या फिर अनवाइंडिंग करने वाला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए DNA पॉलीमरेज, ऑप्शन बी RNA पॉलीमरेज, ऑप्शन सी DNA हेलिकेज, या फिर ऑप्शन डी DNA लाइगेज। आई नो द करेक्ट आंसर इन दिस केस, इसमें बच्चे ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं। बहुत बच्चे यहाँ पर DNA हेलिकेज लगाने वाले हैं, उन्होंने ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स तो सुना बट ट्रांसक्रिप्शन नहीं सुना। ट्रांसक्रिप्शन की बात हो रही है बच्चों, रेप्लिकेशन की बात नहीं हो रही है। रेप्लिकेशन के टाइम पर DNA की स्ट्रैंड्स को अनकॉइल या फिर अनवाइंड करने का काम करता है हेलिकेज, बट ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर, रिमेंबर ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर यह काम RNA पॉलीमरेज खुद ही कर लेता है, इसीलिए RNA पॉलीमरेज इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। याद है सभी को, ये वही RNA पॉलीमरेज है जो कि DNA की टेम्पलेट स्ट्रैंड से क्या बनाता है, mRNA, क्लियर। तो अगर मैं यहां पर रिप्रेजेंट करूं उसको तो इस तरीके से आपने देखा होगा, यहां पर लेट्स सपोज ये DNA है, DNA की कौन सी स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट होती है हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली आपकी स्ट्रैंड है, क्लियर। और यहां पर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाली आपकी स्ट्रैंड है, क्लियर। देखो ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली स्ट्रैंड है ना, यहां पर आपको पता होना चाहिए क्या बाइंड करने वाला है, यस इट इज गोइंग टू बी दी RNA पॉलीमरेज। तो ये RNA पॉलीमरेज यहां पर अटैच करता है, और वो क्या करता है, यहां प्रेजेंट जो भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, जो भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनाता जाता है, एक mRNA का स्ट्रेच सिंथेसाइज करता जाता है, क्लियर है। और जैसे जैसे ये RNA पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आगे की ये DNA को अनकॉइल करता जाएगा, ताकि जो भी ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली स्ट्रैंड पे प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्री mRNA का वो सिंथेसिस कर सके,
क्लियर है? तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज ही अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए का काम परफॉर्म करता है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द रेप्लिकेशन ओवर देयर इट इज परफॉर्म्ड बाय द डीएनए हेलिकेज। क्लियर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होने वाला है। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 22। द क्वेश्चन सेज इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स is 0.34 nanometers and the total number of base pairs of the DNA double helix in a typical mammalian cell is 6.6 into 10 raised to the power 9 base pairs, then the length of the DNA is approximately। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें DNA की लेंथ को फाइंड करना है गिवन दैट कि हमको नंबर ऑफ बेस पेयर्स जो कि प्रेजेंट है एक मेमेलियन सेल में वो दे रखे हैं एज 6.6 into 10 raised to the power 9 बेस पेयर्स और दो बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.34 नैनोमीटर है। क्लियर? मतलब देखो आपको लेट सपोज ये मैं एक डीएनए का सीक्वेंस बना दूं, तो लेट सपोज अगर ये एक एडेनिन है, ये एक थाइमीन है, इनके बीच में बेस पेयरिंग होगी ना डबल बॉन्ड के थ्रू। सिमिलरली यहाँ पर सपोज एक साइटोसिन है और ये ग्वानिन है, इनके बीच में बेस पेयरिंग होगी थ्रू ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? तो देखो यहाँ पर दो नाइट्रोजनस बेसिस एक साथ पेयर्ड अप है तो दे फॉर्म वन बेस पेयर। क्लियर है ना? ऐसे ही यहाँ पर ये दूसरा बेस पेयर है और दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है दैट इज 0.34 नैनोमीटर्स अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है? और आपको ये भी बता रखा है कि एक डीएनए के स्ट्रैंड में कितनी नंबर ऑफ बेस पेयर्स प्रेजेंट है दैट इज 6.6 into 10 raised to the power 9 बेस पेयर्स। अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको डीएनए की लेंथ फाइंड करनी है। ओके तो इजी है भाई। देखो पहले तो इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। पहला इंफॉर्मेशन क्या है? दी डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स जो कि हमारे पास कितना है 0.34 नैनोमीटर्स, और क्योंकि हमारे सारे ऑप्शंस आप मीटर्स में देख रहे हो इसलिए इस यूनिट को हम मीटर्स में ही कन्वर्ट कर लेंगे। यू नो वेरी वेल 1 नैनोमीटर्स मींस 10 raised to the power 9 मीटर्स। तो इसका मतलब अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा? सोचो ये हम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 0.34 into 10 raised to the power -9 मीटर्स। इतनी बात क्लियर हो गई? फाइन। अब हमें दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है? द नंबर ऑफ बेस पेयर्स। सो नंबर ऑफ जो बेस पेयर्स दे रखे हैं इन द टिपिकल मेमेलियन सेल वो उसका नंबर है 6.6 into 10 raised to the power 9 बेस पेयर्स। फाइन। अब बस आपको डिस्टेंस फाइंड करना है या फिर लेंथ फाइंड करनी है डीएनए की। तो जो लेंथ होगी डीएनए की वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी? सोचिए। सिंपली आपको क्या करना है, जो भी नंबर ऑफ बेस पेयर्स हैं और उनके बीच का डिस्टेंस है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना? तो देखो एक जो बेस पेयर यानी कि दो बेस पेयर्स के बीच में आपको 0.34 नैनोमीटर्स का डिस्टेंस मालूम है, बट आपके पास टोटल इतने सारे बेस पेयर्स हैं तो टोटल जो डिस्टेंस होगा वो इन सभी का एडिशन हो जाएगा ना। तो बेसिकली क्या होने वाला है? वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई ऑल ऑफ दीज। तो हम क्या करेंगे? लेंथ ऑफ डीएनए को कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे विथ द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स। क्लियर? तो ऐसे में देखिए क्या आंसर आने वाला है हमारा। हमारे पास डिस्टेंस कितना था? 0.34 into 10 raised to the power -9 मीटर्स मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ जो बेस पेयर्स है आपके पास दैट इज 6.6 into 10 raised to the power 9 बेस पेयर्स। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो, देखो यहां पर आपको 10 की बेस सेम दिख रही है, पावर्स डिफरेंट दिख रही हैं, बट यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यू नो वेरी वेल जब भी बेसिस सेम होती है पावर्स डिफरेंट होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। क्लियर है ना? मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे तो अगर मैं 10 raised to the power -9 को ऐड कर दूं विथ +9 तो क्या हो जाएगा? -9 और +9 कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा 10 raised to the power 0 और एनीथिंग raised to the power 0 इज ऑलवेज 1। तो आपको क्या कंडीशन मिलेगी? देखो 0.34 into 6.6 आपका सेपरेट कर दिया मैंने और 10 की पावर्स जो है उनको ऐड कर दिया, -9 + 9 कर दिया तो इट बिकम्स व्हाट? 6.6 into -9 + 9 becomes 0 and anything raised to the power 0 is always 1। क्लियर? अब देखिए यहां पर हमें इस पर्टिकुलर पोर्शन को सॉल्व करना है। ये तो 1 हो गया। 0.34 into 6.6 पॉइंट्स को अगर मैं हटा दूं तो देखो यहां पर ये डिवाइड बाय 100 हो जाएगा और ये डिवाइड बाय 10। तो पहले मैं 34 into 66 कर लूं। क्लियर है? पहले इतना सॉल्व करते हैं। लेट्स डू अवर कैलकुलेशन ओवर हियर। अगर मैं 34 को
66 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 4 दा 24 एंड 6 3 दा 18 एंड 2 20। सिमिलरली ये सेम ही नंबर है, तो इसका मतलब ये भी, अगर आप इसको ऐड करते हो तो इट बिकम्स ओके, सो इट बिकम्स 2244। तो 2244 एंड डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, सी क्या होने वाला है, इट बिकम्स 2244, सॉरी 4 and 4 would be here, divided by 1000। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इट विल बिकम हाउ मच, 2.244 मीटर्स। अब अगर इसको हम राउंड ऑफ करते हैं तो देखिए यहां पर जितने भी आंसर्स आपको दे रखे हैं दे आर गिवन अंटिल द फर्स्ट डेसिमल प्लेस। तो हमें सेकंड डेसिमल प्लेस को चेक करना है कि वो 5 से ज्यादा है, अगर तो हम राउंड ऑफ कर देंगे उसको फर्स्ट प्लेस को, अदरवाइज हम उसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो देखो यहां पर डेसिमल के बाद जो सेकंड प्लेस है वो 4 है, सेकंड डेसिमल प्लेस इज 4 जो है वो 5 से ज्यादा है नहीं, इसका मतलब हमें जो फर्स्ट प्लेस है उसको वैसे का वैसा ही छोड़ना पड़ेगा। तो आंसर वुड बी 2.2 मीटर्स इन दिस केस। तो द करेक्ट आंसर इन दिस केस शुड बी ऑप्शन डी, 2.2 मीटर्स। आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 23। द क्वेश्चन सेज द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज। तो बच्चों ट्रांसलेशन के पहले फेज में क्या होता है, देखिए ट्रांसलेशन आई होप आप सभी को याद होगा। ट्रांसलेशन हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स टू फॉर्म द प्रोटीन। मतलब जो छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स है ना, जब वो ज्वाइन करते हैं टू फॉर्म द प्रोटीन, उस प्रोसेस को ही हम ट्रांसलेशन बुलाते हैं। तो ऑप्शंस है हमारे पास, देखिए ऑप्शंस बताने हैं आपको कि कौन सा वो फर्स्ट फेज है जो कि ट्रांसलेशन में आकर करता है। पहला है या तो रिकॉग्निशन ऑफ एन एंटीकोडॉन आकर करेगा, या फिर ऑप्शन बी रिकॉग्निशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल विल टेक प्लेस, ऑप्शन सी बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए टू राइबोसोम्स विल टेक प्लेस, या फिर ऑप्शन डी अमाइनो एसाइलेशन ऑफ दी टीआरएनए विल टेक प्लेस। तो इनमें से कौन सी वो पर्टिकुलर फिनोमिना है जो कि फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। तो देखिए बच्चों जैसा कि मैंने बताया ट्रांसलेशन में क्या होने वाला है, अमाइनो एसिड्स की जॉइनिंग होगी टू फॉर्म द प्रोटीन्स, क्लियर है ना। अब अमाइनो एसिड्स जब लिंक करते हैं तो देखो अगर मैं यहाँ पर ये अमाइनो एसिड्स बना दूं तो अमाइनो एसिड्स के बीच में जो लिंकिंग होती है ना, दैट इज बाय अ बॉन्ड विच इज कॉल्ड द पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर पेप्टाइड बॉन्ड्स, और ये क्या है हमारे अमाइनो एसिड्स हैं। स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स अलग अलग कोई भी हो सकते हैं ये, ठीक है। तो दीज आर अवर अमाइनो एसिड्स। तो इनकी लिंकिंग करवाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, इन बॉन्ड्स को फॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो फर्स्ट फेज में ये एनर्जी ही प्रोवाइड की जाती है। एक्चुअली जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट अमाइनो एसिड्स है ना, सबसे पहले तो उनको एनर्जाइज किया जाता है बाय प्रोवाइडिंग देम विद एटीपी, क्योंकि एटीपी क्या है, द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो एटीपी के प्रेजेंस में सबसे पहले अमाइनो एसिड्स जो हैं वो चार्ज होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, क्लियर। और इन एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड्स की लिंकिंग की जाती है टू देयर कॉग्नेट टीआरएनए, ओके। उनका रिस्पेक्टिव एक टीआरएनए है जिसके पास एक स्पेसिफिक एंटीकोडॉन प्रेजेंट है, क्लियर है। तो ऐसे जो स्पेसिफिक एंटीकोडॉन्स होंगे, फॉर एग्जांपल देखिए यहां पर ये सपोज मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक टीआरएनए, तो ये एक स्पेसिफिक टीआरएनए है जिसके यहां पर आपको एक स्पेसिफिक एंटीकोडॉन देखने को मिलेगा। तो वो एंटीकोडॉन का जो कॉग्नेट आपका अमाइनो एसिड है वो आफ्टर बी चार्ज्ड, तो सबसे पहले क्या होगा, देखो अमाइनो एसिड जो है साइटोप्लाज्म में ये एटीपी की मदद से इट विल गेट चार्ज्ड। तो ये चार्ज्ड अमाइनो एसिड है। अब ये जो चार्ज्ड अमाइनो एसिड है ये जाके लिंक करेगा टू दिस रिस्पेक्टिव कॉग्नेट टीआरएनए, क्लियर है। तो ये आके ऐसे लिंक कर जाएगा, फाइन। और ऐसे में जब ये लिंकिंग की फिनोमिना होती है, यही फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट करती है। इसको हम बुलाते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, और इसको और भी ज्यादा स्पेसिफिक अगर टर्म लिया जाएगा दैट इज कॉल्ड अमाइनो एसाइलेशन ऑफ द टीआरएनए। हेंस द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी, अमाइनो एसाइलेशन ऑफ द टीआरएनए। तो यहां पर चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कैसे अकर किया, देखो अटैचमेंट हुआ एक्टिवेटेड या फिर चार्ज्ड अमाइनो एसिड का टू द टीआरएनए, रिस्पेक्टिव टीआरएनए। और ऐसे में अगर हम दो चार्ज टीआरएनए को साथ में ले आते हैं, पास ले आते हैं, जैसे कि मैंने सपोज ऐसे ड्रॉ किया हुआ है,
तो यहां पर अगर सपोज ये दूसरा अमाइनो एसिड मैंने पास ले आया, ठीक है, बेसिकली ये सब कुछ ना जो अकर करेगा आफ्टर दिस, तो ये सब अकर करेगा विद इन दी राइबोसोमल सब यूनिट, जो कि लार्जर सब यूनिट है, ठीक है। उनकी 2 साइड्स आपने पढ़ी होंगी ना, 3 साइड्स, EPA साइड, तो वहां पर आप देखोगे P साइड में प्रेजेंट जो अमाइनो एसिड होगा, क्योंकि इन दोनों अमाइनो एसिड अभी चार्ज, उनके पास हाई एनर्जी प्रेजेंट है, वो एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा टू फॉर्म अ पेप्टाइड बॉन्ड विद वन अनदर। और इस तरीके से जैसे ही ऐसे TRNS चार्ज TRNS पास आते जाएंगे, दे आर गोइंग टू बी फेवरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। और इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जब अमाइनो एसिड लिंक करते जाते हैं, दे फॉर्म द लॉन्ग चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड, and hence this how translation takes place in a nutshell. But the thing is, हमको first phase ही बताना था translation का, that is simply the amino acylation of the tRNA, और simply जैसे हम लोग charging of tRNA बुलाते हैं. So the correct answer would be option D. तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं towards problem number 24, जो कि हमसे पूछी गई थी in NEET 2021. So the question is very easy बच्चों, देखो यहाँ पर आपको एक फ्लो चार्ट दे रखा है. द क्वेश्चन सेज कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन द सेंट्रल डॉगमा. तो बेसिकली आपको पता ही चल गया होगा कि ये एक सेंट्रल डॉगमा की स्कीम है. आपको बस क्या करना है, इस फ्लो चार्ट में जो अननोन जो अल्फाबेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, दैट इज A, B एंड C को आइडेंटिफाई करना है. तो देखिए आपको यहाँ पर DNA से DNA की सिंथेसिस के प्रोसेस को बताना है, क्या कहते हैं. DNA से mRNA बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं ये बताना है, और mRNA से जो D बनता है, भाई D क्या बनता है आपको वो बताना है, और जो वो प्रोसेस होती है उस D के सिंथेसिस की, उसे हम क्या बुलाते हैं. सो यू नो वेरी वेल, DNA से DNA की सिंथेसिस को हम लोग रेप्लिकेशन बुलाते हैं. तो रेप्लिकेशन कहाँ पर मेंशन है, ऑप्शन B और D में, मतलब ऑप्शन A और C तो हो नहीं सकता, ठीक है. तो इनको दो को तो हमने ऐसे एलिमिनेट कर दिया. देन देखिए DNA से mRNA की सिंथेसिस इज रिप्रेजेंटिंग द प्रोसेस B. अब mRNA का सिंथेसिस फ्रॉम द DNA इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. इसका मतलब जो B वाला पोर्शन है दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसक्रिप्शन, जो कि यहाँ पर B और D दोनों में दे रखा है. तो इसका मतलब ये भी दोनों अभी तक ठीक ही चल रहे हैं. देन C वाली प्रोसेस बतानी है. तो देखो mRNA से पहली चीज तो D क्या बनता है, यू नो वेरी वेल, हमेशा प्रोटीन्स बनते हैं फ्रॉम दी mRNA, है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ, mRNA से D हमेशा प्रोटीन बनेगा, जो कि दोनों में ही दिख रहा है. बट mRNA से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को बुलाते क्या है, यू नो वेरी वेल, इसको हम बुलाते हैं ट्रांसलेशन. मतलब यहाँ पर C जो है दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसलेशन. इसका मतलब ये वो सीक्वेंस है जो कि परफेक्टली करेक्ट है. देखिए यहाँ पर इसको ट्रांसट्रक्शन का नाम दिया गया है, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग. हेंस ऑप्शन D इज गोइंग टू बी करेक्ट. आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई भी डाउट आया होगा. तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 25. द क्वेश्चन सेज व्हिच इज द ओनली एंजाइम दैट हैज द कैपेबिलिटी टू कैटलाइज इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स. तो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के दौरान इनमें से कौन सा वो एंजाइम है जिसके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो ट्रांसक्रिप्शन के तीनों स्टेप्स को खुद से ही कैटलाइज कर पाए. 3 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के, जो कि आपके सामने मेंशन भी है. वन इज इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ठीक है. तो इन 3 स्टेप्स को एक अकेला कौन सा वो एंजाइम है जो कैटलाइज कर सकता है. ऑप्शन है, ऑप्शन ए डीएनएज, ऑप्शन बी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन सी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, या ऑप्शन डी डीएनए लाइगेज. तो देखो बच्चों यहाँ ट्रांसक्रिप्शन की बात हो रही है, आरएनए की सिंथेसिस की बात हो रही है फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट. तो इसका मतलब जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा वो कोई भी डीएनए से हो नहीं सकता, डीएनए से डिग्रेड करता है डीएनए को, या फिर डीएनए लाइगेज भी नहीं हो सकता है बिकॉज वो डीएनए की जो फ्रैगमेंट्स हैं उनको ज्वाइन करता है. यहाँ पर पॉलीमरेज एंजाइम होगा, और कौन सा पॉलीमरेज होगा, आरएनए पॉलीमरेज, बिकॉज ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए बनता है, और ये जो आरएनए बन रहा है वो अपने सिंथेसिस के लिए डीएनए की टेम्पलेट स्ट्रैंड पे डिपेंड कर रहा है. हेंस इट इज गोइंग टू बी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. तो देखो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है यही वो पर्टिकुलर अकेला ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोकैरियोट्स की ट्रांसक्रिप्शन के दौरान तीनों स्टेप्स को, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन को कैटलाइज कर सकता है. आपको नॉर्मली लगता है ना कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो सिर्फ और सिर्फ इलोंगेशन की प्रोसेस को ही कंटिन्यू कर सकता है. नो, यू रिमेंबर, आपको याद होगा ये जो आरएनए पॉलीमरेज है जब ये प्रमोटर रीजन पे बाइंड करता था तो वहां पर ये ट्रांसिएंटली या टेम्परेरीली एसोसिएट करता था विद द सिग्मा फैक्टर, जैसे हम इनिशिएशन फैक्टर बुलाते हैं, और क्या करता था, इनिशिएशन की प्रोसेस को यहाँ पर बिगिन कर देता था, ओके, ऑफ दी ट्रांसक्रिप्शन. देन उसके बाद जब ये टर्मिनेटर रीजन में एंटर करता है तब वहां पर जाके ये रो फैक्टर के साथ टेम्पररीली बाइंड करता है और अगेन वहां पर टर्मिनेशन कर देता है ट्रांसक्रिप्शन की. तो इसका जो
ट्रांसिएंट या टेम्पररी एसोसिएशन है विद सिग्मा एंड रो फैक्टर, वो क्या करता है, इसकी एक्टिविटी को क्या कर देता है, ऑल्टर कर देता है, और इसीलिए ये ना केवल इनिशिएशन और एलोंगेशन करवाता है बट ऑल्सो टर्मिनेशन भी करवाता है ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। सो आई होप नाउ यू गॉट इट कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज अकेला वो एंजाइम है जो तीनों स्टेप्स को कंटिन्यू कर सकता है इन केस ऑफ दी ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। सो आई होप दी आंसर विच इज ऑप्शन सी आपको समझ में आया होगा कि वो कैसे करेक्ट है। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 26। द क्वेश्चन सेज इफ एडेनिन मेक्स 30% ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ थायमीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन इन इट। और आपको यहाँ पर वेरियस वैल्यूज दे रखी हैं। अब यहाँ पर कौन सा रूल लगने वाला है बच्चों, आपको पता है एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर जो अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग शारगाफ्स रूल। तो शारगाफ्स रूल क्या कहता है, इट सेज द अमाउंट ऑफ एडेनिन, ओके, द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर विच इज थायमीन। रिमेंबर हमेशा शारगाफ्स रूल ऐसे वर्क करता है कि जो भी अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस बेस हमको पता करना है ना, उसका जो वैल्यू है या अमाउंट है या कॉन्सेंट्रेशन है वो हमेशा इक्वल होता है टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर एडेनिन अगर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर थायमीन है, तो इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल अमाउंट में होगा। सिमिलरली यू नो वेरी वेल, अगर हम साइटोसिन की बात कर रहे हैं तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर ग्वानिन के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो यहां पर हमको दे रखा है एडेनिन का कॉन्सेंट्रेशन विच इज 30%। तो अगर एडेनिन का कॉन्सेंट्रेशन 30% है तो इसका मतलब यही कॉन्सेंट्रेशन किसका होने वाला है, थायमीन का। तो एडेनिन एंड थायमीन टुगेदर विल हैव 30-30%। क्लियर है ना? ओके, तो इसका मतलब अगर एडेनिन और थायमीन के पास टोटल डीएनए में 30-30% है तो इन टोटल दे आर मेकिंग 60%, है ना। तो एडेनिन का कॉन्सेंट्रेशन भी 30 है और थायमीन का भी 30 है, तो दैट मीन्स दे बोथ आर मेकिंग 60% ऑफ द टोटल डीएनए। तो रिमेनिंग जो 40% है वो ग्वानिन एंड साइटोसिन फॉर्म कर रहे होंगे जो कि अगेन इक्वल अमाउंट में होंगे। लेट अस कंसीडर कि इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो x अमाउंट है, तो मान लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इज x। क्लियर, तो इसको अगर x मानेंगे तो इसका मतलब ग्वानिन का भी x ही होने वाला है ना। और ये जो दोनों अमाउंट है दे आर गोइंग टू फॉर्म द रिमेनिंग 40% ऑफ द डीएनए। तो इसका मतलब x और x परसेंटेज को अगर हम ज्वाइन करेंगे या फिर इनके कॉन्सेंट्रेशन को ऐड करेंगे, दे विल ऐड अप टू 40% ऑफ द रिमेनिंग डीएनए, क्योंकि अगर ये 60% है राइट, तो अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एंड G पता करना था तो वो कितना होना चाहिए था, 100% माइनस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एडेनिन प्लस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ थायमीन। और ऐसे में ये वैल्यू कितनी आती है, 100% माइनस, ऐसे में देखिए a प्लस टी कितना था यहाँ पर 60, तो ये कितना होता, इट वुड हैव बीन 40%। तो यहाँ पर साइटोसिन और ग्वानिन जो है वो कितना है, x एंड x हमने यहाँ पर ले लिया है ना, तो x प्लस x कितना होना चाहिए था, 40 होना चाहिए था, जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब बस 2x यहाँ पर मिल जाएगा आपको 40% और x कैलकुलेट करोगे तो 40/2 दैट इज 20%। तो इसका मतलब आपका साइटोसिन एंड ग्वानिन 20% है और थायमीन कितना है, 30%, राइट। तो यहां पर थायमीन जो है वो 30% है। तो यहां पर करेक्टली देखिए कौन सा वाला मेंशन है, यहां पर थायमीन 30% यहां पर है, क्लियर, एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन 20% यहां पर है। दैट मींस द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी इन दिस केस। आई होप इट इज वेरी क्लियर, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो बच्चों आइए बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 27। द क्वेश्चन सेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हिस्टोन्स इज रॉन्ग। तो बच्चों हिस्टोन से रिलेटेड आपको रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। क्लियर, पहला जो स्टेटमेंट है आइए देखते हैं वो क्या कह रहा है, हिस्टोन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज इन दी साइड चेन। तो क्या हिस्टोन्स जो हैं वो कैरी करते हैं अपनी साइड चेन में पॉजिटिव चार्ज? Very well, it's very simple. Histones are positively charged because उनकी साइड चेन में पॉजिटिव चार्ज होता है, ये तो हम ऑलरेडी स्टडी करके आ चुके हैं। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बट हमें फाइंड करनी है रॉन्ग स्टेटमेंट। इसका मतलब वी विल हैव टू एलिमिनेट दिस ऑप्शन। देन बात करते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी सेज हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स। ये भी आपको पता है, हिस्टोन्स के जो 4 टाइप के हिस्टोन्स हैं, दैट इज H2A, H2B, H3 एंड H4, इनकी 2-2 कॉपीज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं एंड दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स टू फॉर्म एन 8 यूनिट स्ट्रक्चर, जिसे हम ऑक्टोमर बुलाते हैं, हिस्टोन ऑक्टोमर। तो 8 मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो हिस्टोन फॉर्म ही करते हैं। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है।
बट हमें फाइंड करनी है रॉन्ग वन, इसका मतलब वी विल हैव टू एलिमिनेट दिस। देन वी हैव ऑप्शन सी दैट सेज द पीएच ऑफ हिस्टोन्स इज स्लाइटली एसिडिक। अब देखो हिस्टोन्स के बारे में आपको एक चीज पता है, हिस्टोन्स यहाँ पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। द रीजन बीइंग इनके साइड चेन्स में कुछ आपको बेसिक अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, और बेसिक अमाइनो एसिड्स का प्रेजेंट होना आपको क्या इंडिकेट करेगा कि वहां पर ऑब्वियसली वो पीएच, बेसिक पीएच को इंडिकेट करने वाले होंगे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपको याद होगा ना कि यहाँ हिस्टोन के केस में बेसिक अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में लाइसिन और आर्जिनिन नाम के अमाइनो एसिड बहुत रिच अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। सिंस अगर वो इतनी रिच अमाउंट में है तो इसका मतलब वो ओवरऑल हिस्टोन का जो पीएच है वो बेसिक बना देंगे। तो ऐसे में पीएच ऑफ हिस्टोन कैसे यहाँ पर स्लाइटली एसिडिक हो सकता है, इट मस्ट बी बेसिक। इसका मतलब यही वो रॉन्ग स्टेटमेंट है दैट वी हैड टू आइडेंटिफाई। सो दैट मीन्स ये हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है, बिकॉज दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट दैट वी हैड टू आइडेंटिफाई। आइए देख लेते हैं ऑप्शन डी को भी, दैट सेज हिस्टोन्स आर रिच इन अमाइनो एसिड्स लाइसिन एंड आर्जिनिन, जो कि मैंने अभी बताया आपको। और ये दोनों के दोनों जो आपके अमाइनो एसिड्स हैं दे आर बेसिक इन नेचर। इसी वजह से देखिए मैं आपको यहाँ मेंशन कर भी देता हूँ, दीज बोथ आर बेसिक अमाइनो एसिड्स, और बेसिक होने की वजह से दे आर गोइंग टू बी द चीफ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो कि बना देते हैं हिस्टोन्स को बेसिक इन नेचर, इसीलिए उनका पीएच भी बेसिक होता है। तो इसका मतलब ये भी करेक्ट स्टेटमेंट थी, इसीलिए इसको भी आइडेंटिफाई करना पड़ता, एलिमिनेट करना पड़ता है। हेंस ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स दी लास्ट प्रॉब्लम फॉर टुडेज सेशन, व्हिच इज प्रॉब्लम नंबर 28। द क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो बच्चों हमें करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम दीज ऑप्शंस गिवन बिलो। ऑप्शन ए से स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो क्या स्प्लिट जीन्स यानी कि ऐसे जीन्स जहां पर इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स यानी कि कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं, क्या वो प्रोकैरियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? नेवर। यू नो वेरी वेल, प्रोकैरियोट्स में सिर्फ और सिर्फ आपको कोडिंग रीजन देखने को मिलते हैं, दैट मीन्स ओनली एक्सॉन्स देखने को मिलते हैं। इसीलिए वहां पर स्प्लाइसोसोम्स नहीं होते हैं और इसलिए स्प्लाइसिंग की प्रोसेस भी वहां आकर नहीं करती है। दैट मीन्स ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, इसका मतलब वी विल हैव टू एलिमिनेट दिस। देन वी हैव ऑप्शन बी दैट सेज इन कैपिंग मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द 3' एंड ऑफ द एचएनआरएनए। तो क्या कैपिंग की प्रोसेस में जो मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है वो एचएनआरएनए के 3' एंड पे ऐड होता है? नो, इट मस्ट बी 5' एंड। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कैपिंग 5' एंड पे होती है और टेलिंग 3' एंड पे होती है। दैट मीन्स ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी रॉन्ग है। आइए देखते हैं ऑप्शन सी को, दैट सेज आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द रो फैक्टर टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन द बैक्टीरिया। तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को बैक्टीरिया में टर्मिनेट करता है बाय बाइंडिंग विद द रो फैक्टर। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस, इट इज परफेक्टली करेक्ट। याद कीजिएगा टर्मिनेटर रीजन में ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो टेम्परेरीली बाइंड करता है विद द रो फैक्टर और वहां पर टर्मिनेशन करवा देता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को। तो यही वो करेक्ट स्टेटमेंट है व्हिच वी हैड टू फाइंड। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। वाइल अगर ऑप्शन डी को देखें तो इट सेज द कोडिंग स्ट्रैंड इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपी टू एन एमआरएनए। दिस इज रॉन्ग बच्चों, कोडिंग स्ट्रैंड कॉपी नहीं होती है इनटू एमआरएनए, रादर इट इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्लियर है? तो यानी कि यहां पर इट शुड बी template strand which is copied to an mRNA. So I hope now you would have got it कि यहाँ पर कैसे बाकी के स्टेटमेंट रॉन्ग थे and only option C is correct in this case. Hence the correct answer would be option C. तो बच्चों इसी के साथ फिनिश होता है हमारा आज का सेशन based on the previous year questions from the chapter molecular basis of inheritance. I hope आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। Until then keep on studying और अपना ध्यान रखिए। जैसा कि आप सभी जानते हो लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।